43 पेज नंबर है, ठीक है, पेज नंबर 43 है। तो टॉपिक क्या है आपके पास में? वर्टिकल अलाइनमेंट। क्या मतलब है वर्टिकल अलाइनमेंट का? बताओ। अलाइनमेंट का ये मतलब क्या होता है? अलाइनमेंट का मतलब कर्व होता है। अलाइनमेंट का मतलब हाँ, पोजीशन या फिर लेआउट है ना। पोजीशन या फिर पोजीशन बोल दो, लेआउट बोल दो, ठीक है। सेंट हाईवे का ग्राउंड के सरफेस पे। अब पोजीशन या तो वर्टिकल डायरेक्शन में भी होती है आपके पास में, एंड पोजीशन चेंज होती है इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन एज वेल। पोजीशन हॉरिजॉन्टल प्लेन में भी चेंज होती है एंड पोजीशन वर्टिकल प्लेन में भी चेंज होती है। दोनों प्लेन में पोजीशन चेंज होती है। हॉरिजॉन्टल प्लेन में भी चेंज होगी एंड वर्टिकल प्लेन में भी चेंज होगी पोजीशंस। हॉरिजॉन्टल प्लेन में कैसे कैसे पोजीशन चेंज हो रही है वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सुपर एलिवेशन है ना, साइड डिस्टेंसेस, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, आपके पास में ये एक्स्ट्रा वाइडनिंग आई, ट्रांजिशन करवाया, हॉरिजॉन्टल प्लेन की तो बातें चल रही थी सारी की सारी। अब नेक्स्ट क्या आता है आपके पास में? वर्टिकल प्लेन के बारे में बात करनी है, पोजीशन इन द वर्टिकल प्लेन। अब इसमें दो दो मेन टॉपिक रहेंगे आपके पास में वर्टिकल प्लेन में। एक तो होगा आपके पास क्या, ग्रेडियंट्स के बारे में, एंड दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा कर्व के बारे में। दूसरा होगा कर्व, ग्रेडियंट एंड कर्व। क्या मतलब होता है ग्रेडियंट का? ग्रेडियंट मतलब पता है तुम्हें ऑलरेडी, क्या मतलब होता है बताओ? हाँ, स्लोप होता है किस डायरेक्शन में? लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में। ग्रेडियंट का मतलब होता है स्लोप इन द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। स्लोप इन द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, इसको क्या बोलते हैं? ग्रेडियंट बोलते हैं। दो तरह से स्लोप होते हैं ना, एक तो होता है लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में स्लोप, एंड दूसरा स्लोप होता है ट्रांसवर्स डायरेक्शन में। ट्रांसवर्स डायरेक्शन में दो स्लोप आपने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए, सुपर एलिवेशन था एंड कैम्बर था आपके पास में। अब आता है आपके पास में स्लोप इन द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, जिसको क्या बोलते हैं? ग्रेडियंट कहते हैं, ग्रेडियंट। अब ग्रेडियंट की बात करनी है, तो ग्रेडियंट मेनली हमें स्लोप प्रोवाइड करवाना पड़ता है। स्लोप प्रोवाइड करवाना पड़ जाता है, ऐसे नहीं कि मन कर रहा है प्रोवाइड कराने का, मजबूरी आ जाती है कि स्लोप प्रोवाइड करना पड़ जाता है आपको। लेट अस सपोज रास्ते में मान लीजिए कोई हिल आ रखी है किसी तरह की ना, सो अब या तो दो रास्ते हैं, तो फिर हिल के अंदर से रोड पास कराओ, या फिर क्या करो, हिल के ऊपर से पास करा कर लेकर जाओ रोड को। सो अगर हिल के ऊपर से रोड को पास करवाएंगे तो क्या करना पड़ेगा आपको? स्लोप देना पड़ जाएगा ना। ऐसे जैसे सपोज ऐसी कंडीशन थी, ये है हिल, ऐसे ऐसे जा रही थी, वैसे तो रोड की जो प्रोफाइल थी लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में इस तरह से था, बिल्कुल फ्लैट रोड एकदम। लेकिन अब क्या करना पड़ रहा है? ऐसे लेके जाना पड़ेगा ना इसको, इस तरह से। सो ये क्या प्रोवाइड कर दिया, ऐसे व्हीकल मूव कर रहे हैं आपके पास, ये अपनी लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में स्लोप प्रोवाइड करा दिया। इसी को क्या बोलते हैं? ग्रेडियंट कहते हैं, इसी को ग्रेडियंट कहा जाता है। अब जैसे सपोज व्हीकल यहाँ पर जा रहे हैं, अभी यहाँ पे आ चुका व्हीकल, अब क्या करना पड़ेगा इसके साथ? इसको नीचे भी तो लेकर आने हैं ना। तो नीचे कैसे लेकर आएंगे? तो ऐसे इस तरह से एक डाउनवर्ड ग्रेडियंट प्रोवाइड करा दीजिए। यस, एक डाउनवर्ड ग्रेडियंट प्रोवाइड करा दो इस तरह से, ठीक। तो ग्रेडियंट मतलब स्लोप इन द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन होता है ग्रेडियंट का मतलब। वो हमारी मजबूरी आ जाती है कि हमें क्या प्रोवाइड करना पड़ता है? ग्रेडियंट प्रोवाइड करवाना पड़ जाता है, जिसका जस्ट एक एग्जांपल लिया है सिंपल ना। ऐसे और भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से हमें ग्रेडियंट प्रोवाइड करना पड़ता है। हिल आ गई, कोई खाई आ रखी है रास्ते में, वैली है, कोई आपके पास में रेलवे ट्रैक वाला तो सबसे कॉमन एग्जाम्पल है, रेलवे लाइन पास कर रही है शहर में से, तो वहां पे जाम लग जाता है। जब वो फाटक बंद कर देते हैं तो क्या करते हैं, उसके ऊपर से हमने एक फ्लाईओवर बना दिया, अब उसके ऊपर से मूव करेंगे लोग, तो वो भी आपने वर्टिकल डायरेक्शन में तो कर प्रोवाइड किया ना। तो बहुत सारे रीजन आ जाते हैं आपके पास में कि वर्टिकल डायरेक्शन में, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में आपको क्या करना पड़ता है? स्लोप देना पड़ जाता है, ठीक है। अब जहां पर भी दो ग्रेडियंट आपस में मीट करेंगे, उनके इंटरसेक्शन पर आप एक कर्व प्रोवाइड कर पाओगे। जहां पे भी दो ग्रेडियंट आपस में मीट करेंगे, क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा इंटरसेक्शन पे? कर्व प्रोवाइड करवाना पड़ जाएगा। भाई दो ऑप्शन है तुम्हारे पास, या तो ये ग्रेडियंट, एक ग्रेडियंट ये था, दूसरा ग्रेडियंट ये था, इसको ऐसे छोड़ दो, ठीक है। लेकिन ऐसे नहीं छोड़ेंगे इसको, इसे कैसे प्रोवाइड करवाओगे? ऐसे करेंगे ना। अदरवाइज रीजन क्या रहेगा, यहाँ पे बहुत ज्यादा शार्प हो चुका ना ये वाला बात, शार्प हो रखा है तो दिक्कत आएगी, अनकंफर्टेबल सिचुएशन क्रिएट होगी आपके लिए बहुत ज्यादा। तो इस अनकंफर्टेबल सिचुएशन से बचने के लिए हम यहाँ पे क्या प्रोवाइड कर देते हैं? एक कर्व प्रोवाइड करवा दोगे। जहां पर भी दो ग्रेडियंट आपस में मीट करेंगे वहां पे क्या प्रोवाइड करेंगे? कर्व प्रोवाइड करवाएंगे। अब दो तरह के कर्व होंगे आपके पास में, एक होगा समिट कर्व एंड द सेकंड वन विल बी व्हाट, वैली कर्व होंगे। एक समिट कर्व होंगे एंड दूसरे कौन से होंगे? वैली कर्व होंगे। समिट कर्व को ही क्रेस्ट कर्व भी कहा जाता है। समिट कर्व्स आर आल्सो कॉल्ड एज द क्रेस्ट कर्व, एंड वैली कर्व को ही सैग कर्व भी कहते हैं। वैली कर्व को सैग कर्व भी कहा जाता है। अब पहली बात तो कि दो कोई भी कर्व आपको बनाना है, सपोज या तो समिट कर्व बनाना है या फिर वैली कर्व बनाना है, कोई भी कर्व को बनाने के लिए आपको दो ग्रेडियंट की रिक्वायरमेंट होगी कम से कम। कितने ग्रेडियंट चाहिए? दो ग्रेडियंट चाहिए। कर्व बनाने से पहले डिसाइड कर लेते हैं माइंड में कि हाँ हमें ये दो ग्रेडियंट प्रोवाइड करवाने हैं। वहां पे ग्रेडियंट उठा लिया आपने,
अब जहां पर भी ग्रेडियंट आपस में मीट करेंगे उनके इंटरसेक्शन पर क्या होगा, कर्व दिया जाएगा, कर्व दिया जाएगा। अब उन्हीं सेम दो ग्रेडियंट की हेल्प से आप समिट कर्व भी बना सकते हो, या उन्हीं दो ग्रेडियंट की हेल्प से आप क्या बना सकते हैं, वैली कर्व भी बना सकते हैं। वो हमारे पे डिपेंडेंट है, हमारे पे डिपेंड है कि हम समिट बनाना चाहते हैं या फिर वैली कर्व बनाना चाहते हैं। जस्ट उनकी पोजीशन को चेंज करना है, सिंपल। आपको आपको कर्व्स की पोजीशन को, सॉरी ग्रेडियंट्स की पोजीशन को चेंज करना है। समिट कर्व भी बना लोगे आप उसी से ही, एंड उसी से ही हम क्या बना सकते हैं, वैली कर्व भी बना सकते हैं। जस्ट चेंज क्या करना है, उन ग्रेडियंट्स की पोजीशन को चेंज करना है। पोजीशन चेंज करने का मतलब है उनके प्लेसमेंट के अरेंजमेंट को चेंज करना है आपको। अभी आपने इनको इस तरह से प्लेस करवा रखा है, आप इनका अरेंजमेंट थोड़ा सा चेंज करोगे ना, अगर इन दोनों ग्रेडियंट का, कौन सा कर्व बना सकते हो आप, वैली कर्व भी बना सकते हो। पहली बात तो मतलब समझे समिट कर्व का मतलब क्या होता है, क्या मतलब होता है समिट कर्व का। ये समिट कर्व है आपके पास में, ये कौन सा कर्व है, समिट कर्व है। ये जो कर्व बन रहा है ना यहाँ पे, कौन सा कर्व है, समिट कर्व। क्या मतलब होता है समिट कर्व का, समिट कर्व का मतलब होता है कि जिसमें कॉन्वेक्स आपको अपवर्ड साइड पे दिखाई देगा एंड कॉनकेव किधर दिखाई देगा, डाउनवर्ड साइड पर दिखाई देगा। ये मतलब होता है। क्या मतलब है कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव का, नहीं ये भी ये राइजिंग है इस वाले के लिए, सिर्फ दूसरे के लिए तो फॉलिंग हो जाएगा ना भाई। अगर इधर से जा रहा है तो इसके लिए राइजिंग है, दूसरा इधर से आएगा तो उसके लिए फॉलिंग हो जाएगा। तो क्या मतलब है आपके पास में कॉनकेव, कॉन्वेक्स अपवर्ड एंड कॉनकेव डाउनवर्ड का क्या मतलब होता है कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव का। जैसे सिंपल है आपके पास में, ये देखो ऐसे, ये जो अपवर्ड पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स है, एंड ये जो अंदर वाला पार्ट है इसे क्या कहते हैं, कॉनकेव कहते हैं। सो कॉन्वेक्स अपर साइड पे दिखाई दे रहा है एंड कॉनकेव किधर दिखाई दे रहा है, डाउनवर्ड साइड पर दिखाई दे रहा है। ऐसे कर्व जिनमें कॉन्वेक्स अपर दिखाई देगा एंड कॉन्वेक्स किधर दिखाई देगा, डाउनवर्ड दिखाई देगा, ऐसे कर्व को कहते हैं समिट कर्व। अब इसी को चेंज कर दो, इस तरह से कर दो इस बार पोजीशन, कॉनकेव किधर आ चुका, अब ऊपर आ चुके हैं, कॉन्वेक्स किधर पहुंच गया, नीचे पहुंच गया। सच टाइप ऑफ द कर्व्स आर कॉल्ड एज द वैली कर्व। इनको वैली कर्व कहते हैं, ऐसे कर्व जो होते हैं, ऐसे कर्व। हाँ ये वैली कर्व है, ठीक है। सो कॉनकेव अपवर्ड है एंड कॉन्वेक्स डाउनवर्ड है, और इसके केस में कॉन्वेक्स किधर है, अपवर्ड एंड कॉनकेव डाउनवर्ड है। ये डिफरेंस है दोनों में जस्ट। अब दो ग्रेडियंट चाहिए आपको कर्व देने के लिए, कोई भी कर्व देना है, वैली देना है, सबमिट कर्व देना है, इसके लिए दो ग्रेडियंट चाहिए हमें। अब उन दो ग्रेडियंट से आप सबमिट कर्व भी बना लो, बना सकते हो, वैली कर्व भी बना सकते हैं, डिपेंड करता है आपने उनको प्लेस किस तरह से कर रखा है ग्रेडियंट्स को। जस्ट ये डिफरेंस है सिंपल आपके पास में। सो ग्रेडियंट का मतलब होता है स्लोप इन द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, स्लोप में भी राइजिंग, स्लोप में भी फॉलिंग। मतलब हो सकता है कि राइजिंग हो या फिर फॉलिंग हो, कोई सा भी हो सकता है। अब राइजिंग है या फिर फॉलिंग है, इस बेस पे हम दो तरह के ग्रेडियंट डिवाइड कर रहे हैं, दो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं ग्रेडियंट्स को। एक होगा आपके पास में राइजिंग ग्रेडियंट एंड दूसरा कौन सा होगा, फॉलिंग ग्रेडियंट होगा। राइजिंग ग्रेडियंट को अपवर्ड ग्रेडियंट भी कहेंगे, इंक्रीजिंग ग्रेडियंट भी कह सकते हैं, अपवर्ड ग्रेडियंट भी कह सकते हो, ठीक। फॉलिंग ग्रेडियंट को फॉलिंग ग्रेडियंट बोल सकते हैं, डिक्रीजिंग ग्रेडियंट कह सकते हैं, डाउनवर्ड ग्रेडियंट कह सकते हैं। आया समझ में पॉइंट, ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं। जैसे क्या मतलब है राइजिंग ग्रेडियंट का, राइजिंग स्लोप, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में स्लोप कैसा है, राइजिंग है तो इसको राइजिंग ग्रेडियंट बोलो, एंड लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में अगर स्लोप फॉलिंग है तो इसको क्या कहेंगे, फॉलिंग ग्रेडियंट बोल देंगे, ठीक। राइजिंग को ही अपवर्ड भी कह सकते हैं, इंक्रीजिंग भी कह सकते हैं, असेंडिंग भी कह सकते हैं, फॉलिंग को डिसेंडिंग भी कह सकते हैं, डिक्रीजिंग भी कह सकते हैं। अभी वो देखेंगे, आएगा, वो रिकमेंडेशन है वो देखेंगे अभी, ठीक। वो तो टेरेन पे डिपेंड करेगा आपके पास ना, उसके लिए टेबल है आपके पास, वो टेबल बता दूंगा तुम्हें अभी, ठीक है। आया पॉइंट समझ में। तो ये कंडीशन है। अब ऐसा नहीं कि कोई ग्रेडियंट हमेशा राइजिंग ही रहेगा, और ऐसा भी नहीं है कि कोई हमेशा फॉलिंग ही रहेगा। दैट विल डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ द व्हीकल। वो मूवमेंट पे डिपेंड करेगा व्हीकल का किधर हो रहा है। जैसे अगर सपोज इधर व्हीकल का मूवमेंट है तो इसके लिए ये क्या बन जाएगा, राइजिंग बन जाएगा। अगर इधर ऐसे मूव करेगा व्हीकल तो ये फॉलिंग हो जाएगा। तो वो तो डिपेंड करेगा मूवमेंट कैसा है व्हीकल का, डायरेक्शन क्या है। अब राइजिंग ग्रेडियंट को हम, राइज मतलब स्लोप क्या कर रहा है, राइज कर रहा है। सो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, ऐसे लिखोगे इसको, प्लस x% करके। ये प्लस क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, राइजिंग रिप्रेजेंट कर रहा है। सो राइजिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, ग्रेडियंट से पहले प्लस लगा देते हैं। अब इसमें तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी कि x% का क्या मतलब है। वो स्लोप लिखने के तुम्हें दो तीन तरीके बताए थे ना शुरू में, परसेंटेज में लिख सकते हो, 1/n के टर्म्स में भी लिख सकते हो स्लोप को। तो यहाँ पे परसेंटेज के टर्म्स में लिखा हुआ है, x% स्लोप है, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में है। इसको हम 1/n के टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली। वो तरीका था ना आपके पास में जब कैम्बर बताया था, कैम्बर में बताया था वहां पे। सिंस राइजिंग है तो राइजिंग को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो, इससे पहले आपने प्लस लगा दिया बस। इन द सिमिलर वे यहाँ पे लगाएंगे माइनस, इसको x1 बोल दो एंड इसे क्या बोल दो, x2% बोल दो।
ऐसी कंडीशन है आपके पास। ये माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है फिर फॉलिंग है रिप्रेजेंट कर रहा है। आया पॉइंट समझ? ये कंडीशन है आपके पास। अब एक और एंगल देखना है यहाँ पे, ये एंगल है, ये व्हीकल का मूवमेंट ऐसे था, डायरेक्शन जो था जाना तो ऐसे चाहिए था, लेकिन यहाँ पे आके इसने अपना डायरेक्शन इतने एंगल से चेंज कर दिया। यही तो है ना समझ में, इस व्हीकल ने अपने मूवमेंट का डायरेक्शन कितने एंगल से चेंज किया है भाई, ऐसे डायरेक्शन था ना इसका मूवमेंट का, अब डायरेक्शन क्या हो चुका है, अब ये डायरेक्शन हो गया ना, तो कितने एंगल से डायरेक्शन चेंज कर दिया, इस एंगल से ना, बताओ इस एंगल को कहते हैं डेविएशन एंगल, डेविएशन एंगल। सो डेविएशन एंगल वो एंगल है जो कि एक्चुअली चेंज इन डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा, आपके पास डायरेक्शन में चेंज रिप्रेजेंट करेगा कि व्हीकल का मूवमेंट का जो डायरेक्शन है वो कितना चेंज हुआ है। आया पॉइंट समझ में, कितना चेंज हो रखा है यहाँ पे देखो ना डायग्राम में, जस्ट इतना ही तो चेंज हुआ है ना आपके पास में, दिस इज द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट, इतना चेंज हो गया आपके पास में, व्हीकल ऐसे जा रहा था लेकिन अब इतने एंगल से इसने अपने पास क्या कर दिया है, चेंज कर दिया। ये एंगल क्या कहलाता है आपके पास, डेविएशन एंगल कहलाता है, इस एंगल को बोलेंगे डेविएशन एंगल। एंड दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, एल्जेब्रिक डिफरेंस बिटवीन द टू एंगल्स। ये किसके बराबर होगा, एल्जेब्रिक डिफरेंस बिटवीन द टू एंगल्स, मतलब प्लस x1% और माइनस x2%। देखो ये फॉलिंग है ना, डिफरेंस डिफरेंस, तो दोनों ग्रेडियंट का डिफरेंस, फर्स्ट ग्रेडियंट कितना था आपके पास में, प्लस x1 था, दूसरे वाला ग्रेडियंट क्या है, माइनस x2 है, एंड यहाँ पे क्या रहेगा आपके पास, माइनस से क्या बन जाएगा, प्लस x1 प्लस x2%। दिस इज द वैल्यू ऑफ द डेविएशन एंगल, ये वैल्यू है आपके पास डेविएशन एंगल, ये वैल्यू है डेविएशन एंगल। सो डेविएशन एंगल आया समझ में, ग्रेडियंट की कहानी आई समझ में कि भाई ग्रेडियंट का क्या मतलब है। ठीक है, स्लोप है, जहां पे भी दो ग्रेडियंट मिलेंगे वहां पे कर्व देना पड़ेगा, कर्व हो सकता है समिट कर्व, कर्व हो सकता है वैली कर्व। समिट कर्व भी बना सकते हैं उन दो ग्रेडियंट से ही, उन दो ग्रेडियंट से ही आप वैली कर्व भी बना सकते हो, डिपेंड करेगा आपने उनको प्लेस कैसे कर रखा है। बस कोई भी कर्व बनाने से पहले आपको दो ग्रेडियंट सेलेक्ट करने पड़ते हैं पहले अपने माइंड में, कि कौन कौन से दो ग्रेडियंट हमने सेलेक्ट करे हैं, मतलब कौन कौन से दो ग्रेडियंट्स को हमें आपस में ज्वाइन करना है, वो डिसाइड कर लोगे आप पहले ही। अब वो देखेंगे कैसे डिसाइड करते हैं। ठीक है, अब एक हो गया असेंडिंग ग्रेडियंट एंड सेकंड क्या है आपके पास में, डिसेंडिंग ग्रेडियंट आ गया। अब ये तो था कि राइजिंग है या फिर फॉलिंग है, इस बेस पे आपने क्लासिफाई कर दिया इसको ना, ग्रेडियंट्स को। दूसरा आता है ऑन द बेसिस ऑफ द, मतलब एक तरह से मान लीजिए फंक्शन के बेस पे। अब दूसरी क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ग्रेडियंट की, किस बेस पे क्लासिफिकेशन कर रहे हैं इस बार, कि कौन सा प्रोवाइड करवा रहे हैं उसका फंक्शन क्या है, बेसिकली इस बेस पे क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। मेनली चार कैटेगरी में आपने ग्रेडियंट को क्लासिफाई किया है फिर से, अभी तो दो कैटेगरी हुई ना, राइजिंग या फिर फॉलिंग, अब फिर से आ रहा है आपके पास में क्लासिफिकेशन ऑफ द ग्रेडियंट, इस बार क्लासिफाई कर रहे हैं चार कैटेगरीज में। एक कैटेगरी होगी आपके पास में मिनिमम ग्रेडियंट, फर्स्ट क्या है आपके पास मिनिमम ग्रेडियंट है, सेकंड विल बी रूलिंग ग्रेडियंट, थर्ड विल बी लिमिटिंग ग्रेडियंट एंड द फोर्थ वन विल बी व्हाट, एक्सेप्शनल ग्रेडियंट। एक्सेप्शनल ग्रेडियंट हो जाएगा आपके पास में। तो आगे चारों, रूलिंग, लिमिटिंग, एक्सेप्शनल एंड मिनिमम, ये चार हो जाएंगे, मिनिमम, रूलिंग, लिमिटिंग एंड एक्सेप्शनल। समझो इसका क्या मतलब है, इनके पर्पस क्या क्या होता है। हमने रेन वाटर को ड्रेन आउट करने के लिए लेटरल डायरेक्शन में ऑलरेडी स्लोप प्रोवाइड कर रखा है, कैम्बर है ना, कैम्बर दे रखा था। कैम्बर की हेल्प से वाटर ड्रेन आउट होकर किधर आएगा, लेटरल डायरेक्शन में, इनसाइड द ड्रेनेज सिस्टम आएगा। लेकिन वो ड्रेनेज सिस्टम के अंदर वाटर मूव करना चाहिए लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में भी, आया समझ में पॉइंट। पानी को अगर लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में मूव करवाना है तो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में हमें एक स्लोप देना पड़ेगा, बिना स्लोप के मूव नहीं कर पाएगा। ये यहाँ पे पानी डाल दो थोड़ा सा, मूव करेगा क्या पानी, नहीं करेगा ना। अगर यहाँ पे थोड़ा सा स्लोप दे दो इस सरफेस को तो क्या करेगा, पानी मूव करने लग जाएगा। सो आपको स्लोप देना पड़ेगा, अगर लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में मूव करवाना है तो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में आपको स्लोप देना पड़ेगा। एंड स्लोप इन द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन क्या कहलाता है, ग्रेडियंट कहलाता है। सो आपने ग्रेडियंट प्रोवाइड करवाया फॉर द मूवमेंट ऑफ द वाटर इन द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। एंड इस ग्रेडियंट का पर्पस ये है कि ये आप क्यों प्रोवाइड करवा रहे हो, जिससे कि पानी का लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट हो सके, पानी का लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट हो सके। एंड सच अ ग्रेडियंट इज कॉल्ड एज अ मिनिमम ग्रेडियंट। इसको क्या बोलते हैं, मिनिमम ग्रेडियंट कहते हैं, इस ग्रेडियंट को कहते हैं मिनिमम ग्रेडियंट। आया पॉइंट समझ में। तो मिनिमम ग्रेडियंट वो ग्रेडियंट है, वो स्लोप है लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में जो हम प्रोवाइड करवाते हैं किसके लिए, फॉर द लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट ऑफ द वाटर इनसाइड द ड्रेनेज सिस्टम। लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में पानी का मूवमेंट कराने के लिए ड्रेनेज सिस्टम के अंदर या फिर रोड पे बोल दो, जो स्लोप हम प्रोवाइड करवाते हैं दैट स्लोप इज कॉल्ड एज द मिनिमम ग्रेडियंट कहते हैं इसको, इसको कहते हैं मिनिमम ग्रेडियंट। अब सेकंड आया आपके पास में रूलिंग ग्रेडियंट के पास, देखते हैं
रूलिंग ग्रेडियंट आपके पास में, ये वो ग्रेडियंट है जो कि डिजाइनर जिसके लिए रोड को डिजाइन करना चाहता था। रूलिंग ग्रेडियंट वो ग्रेडियंट है जिसके लिए डिजाइनर रोड को डिजाइन करना चाहता था अंडर द मोस्ट कंफर्टेबल कंडीशन, अंडर द मोस्ट कंफर्टेबल कंडीशन। ठीक है, कंफर्टेबल कंडीशन बोलने का मतलब है कि आपके पास में ना ही कोई कॉस्ट की दिक्कत है, ना ही आपके पास में कोई स्पेस की दिक्कत है। तो जिसके लिए हम डिजाइनिंग चाहते हैं उस ग्रेडियंट को क्या बोल रहे हो, रूलिंग ग्रेडियंट कह रहे हो। जो हम देना चाहते थे रोड पे, जो प्रोवाइड करना चाहता था डिजाइनर, दैट ग्रेडियंट इज कॉल्ड एज अ रूलिंग ग्रेडियंट अंडर द मोस्ट कंफर्टेबल कंडीशन। मोस्ट कंफर्टेबल कंडीशन का मतलब है ना ही हमारे पास कोई कॉस्ट की दिक्कत है, ना ही किसी तरह की स्पेस की दिक्कत है। ठीक है, आया समझ पॉइंट। अब लेकिन प्रॉब्लम, इस रूलिंग ग्रेडियंट को ही डिजाइन ग्रेडियंट भी कहते हैं। रूलिंग ग्रेडियंट इज आल्सो कॉल्ड एज अ डिजाइन ग्रेडियंट, मतलब जिसके लिए डिजाइन करना चाहते हो, जिसके लिए डिजाइन करना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ डिजाइन ग्रेडियंट या फिर रूलिंग ग्रेडियंट। लेकिन होता क्या है, जब मान लीजिए कि आपके पास में दिक्कत है कोस्ट की प्रॉब्लम है, कोस्ट सफिशिएंट अवेलेबल नहीं है। कोस्ट सफिशिएंट अगर अवेलेबल नहीं है, इन दैट केस आप क्या कर सकते हैं, यू कैन इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द स्लोप। आप स्लोप की वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। स्लोप की वैल्यू बढ़ाने का मतलब आप ग्रेडियंट की वैल्यू क्या कर सकते हैं, भाई यहाँ पे स्लोप कौन सा है, ग्रेडियंट ही तो है ना। आप ग्रेडियंट की वैल्यू को क्या कर सकते हो, इंक्रीज करवा सकते हो। ग्रेडियंट की वैल्यू इंक्रीज करोगी, ग्रेडियंट की वैल्यू इंक्रीज करने से, ग्रेडियंट की वैल्यू इंक्रीज करने से कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कम हो जाएगी आपके पास। अभी वो देख लेंगे कैसे हो सकती है, बट अभी के लिए पॉइंट क्या बताया, अगर आपके पास में कॉस्ट की दिक्कत है तो आप क्या कर सकते हैं, यू कैन इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द ग्रेडियंट। ग्रेडियंट बढ़ाने से, स्लोप बढ़ाने से कॉस्ट की वैल्यू, कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कॉस्ट कम हो गई, यही तो चाहते थे हम। तो अगर रूलिंग ग्रेडियंट तो वो है जिसके लिए डिजाइन करना चाहते थे। अगर रूलिंग ग्रेडियंट से कॉस्ट बहुत ज्यादा पड़ रही है, इन दैट केस हम किसके पास जा सकते हैं, लिमिटिंग ग्रेडियंट के पास जा सकते हैं। मतलब हमने स्लोप बढ़ाया, स्लोप बढ़ाने का मतलब क्या है, लिमिटिंग ग्रेडियंट विल बी स्टीप एज कंपेयर टू रूलिंग ग्रेडियंट। आप लिमिटिंग ग्रेडियंट के पास जा सकते हैं। आया पॉइंट समझ में, ये पॉइंट था आपके पास, जस्ट क्लियर है। तो लिमिटिंग ग्रेडियंट कब देंगे, जब कॉस्ट बहुत ज्यादा निकल कर आ रही थी। लेकिन अब सपोज करो एक ऐसी कंडीशन आ गई, कॉस्ट की बहुत बहुत ज्यादा दिक्कत है। एक केस तो था कि कॉस्ट की कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा केस आया कॉस्ट की थोड़ी बहुत दिक्कत है। कॉस्ट की थोड़ी बहुत दिक्कत है तो कहाँ पहुंच गए, लिमिटिंग पे आ गए। अगर कॉस्ट की बहुत ज्यादा दिक्कत है तो इन दैट केस कहाँ पर जाएंगे, एक्सेप्शनल के पास जाएंगे। ग्रेडियंट को क्या करो, और ज्यादा बढ़ा दो। ग्रेडियंट को और ज्यादा बढ़ाओगे, कॉस्ट और क्या हो जाएगी, और ज्यादा कम हो जाएगी। कॉस्ट और ज्यादा कम हो जाएगी। लेकिन एक्सेप्शनल ग्रेडियंट बहुत ज्यादा स्टीप है, स्टीप है एक्सेप्शनल ग्रेडियंट काफी ज्यादा। अगर बहुत ज्यादा स्टीप है, इसका क्या मतलब है कि व्हीकल की पुलिंग पावर बहुत हद तक कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी वहां पे। स्टीप ग्रेडियंट पे कैसे चलेगा व्हीकल। तो रूलिंग मिनिमम, ये जो एक्सेप्शनल ग्रेडियंट है, आप इसको ऐसा नहीं कि 10 किलोमीटर लेंथ में एक्सेप्शनल ग्रेडियंट दे दोगे। अगर 10 किलोमीटर मान लो बहुत ज्यादा हाई लेंथ में एक्सेप्शनल ग्रेडियंट प्रोवाइड करवाओगे तो व्हीकल के मूवमेंट में दिक्कत आ जाएगी, कूलिंग पावर बहुत हद तक कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी उसकी। ऐसा नहीं करेंगे ना। तो एक्सेप्शनल ग्रेडियंट अगर दे रहे हो तो किस बहुत बहुत छोटी लेंथ में प्रोवाइड करवाओ। जस्ट मान लो कि चलो ठीक है, आपने 100 मीटर लेंथ में क्या प्रोवाइड कर रखा है रोड पे, एक्सेप्शनल ग्रेडियंट प्रोवाइड करवा रखा है। अगर बहुत ज्यादा स्टीप ग्रेडियंट पे मूव करवाओगे व्हीकल को तो दिक्कत हो जाएगी ना, मूव ही नहीं कर पाएगा वो आगे। आया पॉइंट समझ में। तो ये तीन तरह के ग्रेडियंट आए आपके पास ना। मिनिमम हो गया, रूलिंग ग्रेडियंट क्या था कि जिसके लिए डिजाइन करना चाहते हैं। लिमिटिंग मतलब अगर कॉस्ट ज्यादा आ रही है तो कहाँ पे पहुंच जाओ, लिमिटिंग पे। एंड एक्सेप्शन मतलब अगर कॉस्ट की बहुत बहुत ज्यादा दिक्कत है तो एक्सेप्शन के पास आ जाइए। आया पॉइंट समझ में। ये ग्रेडियंट्स है आपके पास में। ठीक है, अब इसके बारे में देखते हैं कुछ पॉइंट्स पढ़ के, कैसी कैसी कंडीशन है यहाँ पर। देखो जरा, सो वर्टिकल अलाइनमेंट है ना आपके पास, इवन इसमें एग्जांपल भी लिख रखा है आपने हिल वाला ऊपर बना के। तो दो पार्ट होंगे इसमें, एक तो होगा कौन से वाला, ग्रेडियंट होगा। दूसरा पार्ट कौन सा होगा, वर्टिकल कर्व होगा। वर्टिकल कर्व में दो आ जाएंगे आपके पास, एक होगा समिट कर्व, दूसरा क्या होगा, वैली कर्व होगा। अब फर्स्ट लिख रखा है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब क्या होगा, राइज एंड फॉल। या तो राइज हो रहा है या फिर क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है। देखो जरा, देखिए ये डिफाइन कर रखा है, ग्रेडियंट इज अ राइज और फॉल अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द रोड विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल लॉन्गिट्यूडनल स्लोप। क्लियर है डेफिनेशन, ये डेफिनेशन क्लियर है ना, ग्रेडियंट की लॉन्गिट्यूडनल स्लोप होता है। अब ग्रेडियंट दो तरह के बताए थे, एक होता है कौन से वाला, राइजिंग ग्रेडियंट, एंड दूसरा कौन सा होता है, फॉलिंग ग्रेडियंट होता है। राइजिंग को क्या बोल सकते थे, अपवर्ड या फिर पॉजिटिव भी बोल सकते हैं, असेंडिंग भी बोल सकते हो। वो लिखा नहीं है यहाँ पर ना, वो लिखा भी होगा यहाँ। दूसरा क्या होगा आपके पास, फॉलिंग या फिर डाउनवर्ड, नेगेटिव या फिर डिसेंडिंग। डिसेंडिंग ठीक है, चलिए। असेंडिंग का मतलब क्या है, ये राइजिंग वाले का, इफ इट इज अ ग्रेजुअल राइज, है ना। फॉलिंग का मतलब क्या है, इफ इट इज अ ग्रेजुअल फॉल। क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट अगेन वही देखो, इसमें लिखने का तरीका बता रखा है।
x% यहाँ पे मैंने डायरेक्टली बता दिया था, वो पहले बताया हुआ है तरीका इनफैक्ट आपको ना कैसे लिखते हैं। x% लिखा हुआ है, x% को क्या लिख सकते हो, x/100, x वर्टिकल इज टू 100 हॉरिजॉन्टल। एक एग्जांपल लिया हुआ है, सपोज 5% लिखा हुआ है, 5% को क्या लिख सकते हैं 5/100, 5/100 का मतलब है 1/20, 1/20 का मतलब क्या है 1 वर्टिकल इज टू 20 हॉरिजॉन्टल हो जाएगा आपके पास में। ये डेफिनेशन है बाद में, बताओ क्लियर है चीज। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ ग्रेडियंट। अब बताए 4 तरह के ग्रेडियंट बताए ना अभी। फर्स्ट क्या होता है आपके पास में, मिनिमम ग्रेडियंट। मिनिमम ग्रेडियंट, मिनिमम का मतलब क्या है, फ्रॉम द ड्रेनेज पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द ड्रेनेज पॉइंट ऑफ व्यू it is desirable to have a certain minimum gradient on the road to allow gravity flow of water, to allow gravity flow of water inside drainage system actually। वो ना आया समझ में पॉइंट, वो क्या, वो थोड़ा सा मिस्टेक हो रखी है यहाँ पे, है क्या एक्चुअली में वो इनसाइड ड्रेनेज सिस्टम है, बट मेरे ख्याल से पढ़ के समझ में आ जाएगा डेफिनेशन ना खुद से, तो थोड़ी बहुत सेंस तो इतनी बनी जाती है ना स्टेटमेंट की कि भाई क्या बोलना चाह रहा है। जैसे क्लास में समझाया तुम्हें पॉइंट, तो घर पे जाके कोई ऐसा तो है नहीं कि ग्रामेटिकल मिस्टेक है छोटी मोटी, वो तो सेंस तो बनी जाएगी ना पढ़ के समझ में कि स्टेटमेंट में एक्चुअली लिखना क्या चाहिए था वहाँ पर। कोई अगर टेक्निकल वैल्यू में गड़बड़ होती है वो मैं बता देता हूँ तुम्हें, बाकी छोटे मोटे ग्रामेटिकल मिस्टेक है यहाँ पे लिखने के मिस्टेक्स मुझे सो कुछ नहीं है, तो आ जाएगा पॉइंट समझ में। अब देखो एज पर IRC मिनिमम ग्रेडियंट की वैल्यू कितनी सजेस्ट कर रखी है आपको, 1/500 किसके लिए, सीमेंट कंक्रीट का अगर ड्रेनेज सिस्टम है तो, यानी कि सीमेंट कंक्रीट से अगर ड्रेनेज सिस्टम आपने बना रखा है, ड्रेनेज सिस्टम किससे बना हुआ है, सीमेंट कंक्रीट का है, इन दैट केस कितना ग्रेडियंट लगभग सजेस्ट कर रखा है। और अगर ओपन बेस्ड, ओपन सॉइल बेस्ड, अगर सॉइल का ड्रेनेज सिस्टम है तो 1/200 हो जाएगा, 1/200 हो जाएगा। आया बात समझ में, क्लियर है दोनों डेफिनेशन। चलिए अब नेक्स्ट क्या आता है आपके पास में, रूलिंग ग्रेडियंट है। रूलिंग ग्रेडियंट को और क्या बोलते हैं, डिजाइन ग्रेडियंट भी कहते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड एज अ डिजाइन ग्रेडियंट। ठीक है, अब आगे क्या लिखा है यहाँ पे, रूलिंग ग्रेडियंट इज अ ग्रेडियंट फॉर विच designer attempts to design the vertical profile of the road in the comfortable condition। ये क्लियर है डेफिनेशन। कंफर्टेबल कंडीशन में जिस ग्रेडियंट के लिए डिजाइन करना चाहते थे, दैट ग्रेडियंट इज कॉल्ड एज द रूलिंग ग्रेडियंट या फिर डिजाइन ग्रेडियंट कह सकते हो। नाउ इट डिपेंड्स ऑन द टोपोग्राफी, डिजाइन स्पीड या फिर कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन पे डिपेंड करेगा। अब नेक्स्ट आया हमारे पास में क्या, लिमिटिंग ग्रेडियंट है। लिमिटिंग का कब बताया मैंने कि जब कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा निकल कर आ रही है, पर हमारे पास में कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है ही नहीं इस समय अवेलेबल, पैसे नहीं है हमारे पास में, तो किसके पास जा सकते हैं, लिमिटिंग के पास जा सकते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, लिमिटिंग ग्रेडियंट इज प्रोवाइडेड व्हेन कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बाय रूलिंग ग्रेडियंट इज मोर देन कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बाय लिमिटिंग ग्रेडियंट। आया पॉइंट समझ, जिस समय कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन रूलिंग ग्रेडियंट से बहुत ज्यादा निकल कर आ रही है, इन दैट केस किसके पास जाएंगे हम, लिमिटिंग के पास जाएंगे। ये आया समझ में पॉइंट, बताओ एक बार, क्लियर है। चलो हाँ, तो लिमिटिंग के पास जाओगे ना। अगर कॉस्ट की कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास में, तो रूलिंग हम चाहते तो डिजाइनिंग रूलिंग के लिए ही थे करना, लेकिन रूलिंग से कॉस्ट बहुत ज्यादा निकल कर आ रही है, रूलिंग से कॉस्ट जो है वो बहुत ज्यादा लगी है और पैसे हमारे पास अवेलेबल नहीं है, सो इन दैट केस किसके पास जाएंगे हम, लिमिटिंग के पास जाएंगे। ये स्टेटमेंट बोल रहा है कि when the cost of construction by ruling gradient is more than the cost of construction by limiting gradient, जिस समय पे रूलिंग ग्रेडियंट से जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन आ रही है वो ज्यादा निकल कर आ रही है लिमिटिंग ग्रेडियंट से कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन के कंपैरिजन में। तब नाउ नेक्स्ट क्या है, एज पर IRC इट शुड बी प्रोवाइडेड सच दैट द पुलिंग पावर ऑफ द व्हीकल शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड। ये बताया भी था कि आप ग्रेडियंट को बढ़ा रहे हैं, लिमिटिंग ग्रेडियंट क्या है, स्पीड है किसके कंपैरिजन में, रूलिंग के कंपैरिजन में, तो आप ग्रेडियंट बढ़ा रहे हैं रोड पे। अगर ग्रेडियंट बढ़ाने का मतलब क्या है, आपने स्लोप बढ़ा दिया है ना, स्लोप बढ़ा दिया, स्लोप बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाओगे, अगर स्लोप बहुत ज्यादा बढ़ाओगे तो दिक्कत किसमें हो जाएगी, व्हीकल मूव ही नहीं कर पाएगा, पुलिंग पावर उसकी बहुत हद तक कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। भाई स्टीप ग्रेडियंट पे चलने में दिक्कत आएगी ना, इसलिए तो ग्रेडियंट को इतना भी नहीं बढ़ाना है, कितना भी बढ़ा दो उसको, बढ़ाने से पहले उसको देखना पड़ेगा कि कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए पुलिंग पावर इसकी, क्योंकि वो आगे ही नहीं मूव कर पा रहा है, ऐसा भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास में क्या, एक्सेप्शनल ग्रेडियंट, इट इज प्रोवाइडेड व्हेन द केस इज, क्या लिखा हुआ है, अनअवॉइडेबल, व्हेन द केस इज अनअवॉइडेबल इन रेफरेंस टू द अवेलेबल कॉस्ट। मतलब क्या कंडीशन आ गई है, कॉस्ट बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है, कॉस्ट बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है, अगर कॉस्ट बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है तभी जाएंगे इसके पास में, एक्सेप्शन के पास में, नाम में भी लिखा हुआ है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है, नहीं प्रोवाइड करना था वो रोड पे,
लेकिन करना पड़ रहा है मजबूरी में, क्योंकि कॉस्ट क्या हो गई, बिल्कुल ही कमी हो रखी है। हाँ समझ में इस समय। हाँ जब कॉस्ट बहुत ज्यादा कम है आपके पास में, पैसे है ही नहीं, इन दैट केस मजबूरी आ गई कि किसके पास जाना पड़ेगा आपको, एक्सेप्शन के पास जाना पड़ जाएगा। ये पॉइंट है आपके पास। एक्सेप्शनल ग्रेडियंट शुड बी प्रोवाइडेड ओनली फॉर लेंथ स्मॉलर देन 100 मीटर, ओनली फॉर लेंथ स्मॉलर देन 100 मीटर। क्या मतलब है इस पॉइंट का, कम की लेंथ के लिए प्रोवाइड करो। ऐसा नहीं है कि आपने 1 किलोमीटर रोड की लेंथ में एक्सेप्शनल ग्रेडियंट दे रखा है, इतने स्टीप ग्रेडियंट पे अगर बहुत ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा व्हीकल तो वो मूव ही नहीं कर पाएगा। तो ठीक है, अगर एक्सेप्शनल ग्रेडियंट दे रहे हो तो ज्यादा से ज्यादा कितनी लेंथ रखो, बस 100 मीटर तक लेंथ रखो। 100 मीटर से कम लेंथ के पार्ट पे ही आप क्या दे सकते हैं, सिर्फ एक्सेप्शनल ग्रेडियंट दे सकते हैं, इससे ज्यादा पे नहीं दे पाएंगे। आया पॉइंट समझ में, बताओ क्लियर है। चलिए अब देखो जरा, यहाँ पे ये पॉइंट है एक छोटा सा ना हमारे पास में कि भाई ये बता रहे हैं बार बार कि ग्रेडियंट को बढ़ा रहे हो, ग्रेडियंट बढ़ाने से कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एक्चुअली इसका क्या रीजन हो सकता है, जब रीजन समझने की कोशिश करो। इसका डायग्राम बन रखे हैं ना यहाँ पे, देखो चलो इसमें देख लो एक बार ना। एक ये है, दूसरा ये केस है, एंड तीसरा केस है ये स्लोप है आपके पास में 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 5 मीटर, 5 मीटर, 5 मीटर। बेस बताइए निकाल कर कैलकुलेट करके कितना होगा बेस, बेस की वैल्यू कितनी होगी बताओ, बेस की वैल्यू कितनी होगी आपके पास, बताओ। कितना आ रहा है वो वैसे बता दो ना डेसिमल में, मतलब उसमें कन्वर्ट करके कितनी आ रही है बताओ। 8.66, तो ये आ रहा है आपके पास में 8.66 मीटर। ये कितना आ रहा है 5 मीटर, एंड ये 2.66 मीटर आ रहा है। देखो यहाँ से आ रहा है सामने, ग्रेडियंट क्या कर रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, स्लोप बढ़ता जा रहा है, लेंथ क्या होती जा रही है कंस्ट्रक्शन की, हाँ कम होती जा रही है क्या, लेंथ ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या हो रही है, कम हो रही है। लेंथ ऑफ कंस्ट्रक्शन कम हो रही है, दैट मींस कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ना। जितना कम लेंथ ऑफ कंस्ट्रक्शन उतना कम कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। ये पॉइंट आ रहा है समझ में। तो क्या कर रहे हैं, ग्रेडियंट बढ़ाते जा रहे हो, लेंथ क्या होती जाएगी कंस्ट्रक्शन की, कम होती जाएगी, लेंथ कंस्ट्रक्शन की कम होती जा रही है, एंड कॉस्ट भी क्या होती जाएगी, अगर लेंथ कम हो रही है तो कम होती जाएगी ना। ये पॉइंट आपके पास है बस, बताओ। ठीक है, डायग्राम बन भी रखे होंगे ना यहाँ पे एग्जैक्टली। बताओ, इसमें है बना हुआ डायग्राम वैसे, कितना आ रहा है 80 आ रहा है, चलो कोई बात नहीं, वो तो बस बताना था वैल्यू एग्जैक्टली, कोई वो तो नहीं है इतना ज्यादा ना। तो ये पॉइंट्स आ गए आपके पास ना। चलिए बताओ, आया पॉइंट समझ। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है आपके पास में, एज पर आईआरसी कितनी कितनी वैल्यू हमें परमिट कर रखी है ग्रेडियंट्स की, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ऑफ द टेरेन, दैट विल डिपेंड। कि जैसे है ना आपके पास में, हम देख रहे थे कि हमने अभी तक एक स्टेटमेंट पढ़ा कि आप ग्रेडियंट बढ़ाओगे, इन दैट केस कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये पॉइंट बोलते जा रहे हैं अभी तक कि ग्रेडियंट बढ़ाते हो कॉस्ट क्या होगी आपके पास में, कम होगी। जैसे लिमिटिंग ग्रेडियंट स्टीप है एज कंपेयर टू रूलिंग ग्रेडियंट, एंड एक्सेप्शनल ग्रेडियंट इन तीनों में सबसे ज्यादा स्टीप होगा। अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें, सबसे ज्यादा माइल्ड होगा रूलिंग, फिर मतलब स्टीप, वो लिमिटिंग थोड़ा सा ज्यादा स्टीप होगा, एंड एक्सेप्शनल सबसे ज्यादा स्टीप होगा। सो सबसे ज्यादा स्टीप होगा एक्सेप्शनल, उससे कम होगा लिमिटिंग, उससे कम होगा कौन सा, रोलिंग होगा। तो जैसे सपोज करिए आपके पास में, देखो हम किसी भी केस में हाइट को चेंज नहीं करेंगे। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको कोई फ्लाईओवर बनाना है, वो भी तो वर्टिकल कर दिया एक तरह से,
उसकी हाइट के साथ आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे। कॉम्प्रोमाइज किसके साथ कर सकते हो? लेंथ के साथ कर सकते हो, लेंथ के साथ। रीजन क्या है, अगर हाइट के साथ कॉम्प्रोमाइज करोगे तो दिक्कत किस बात की आ जाएगी? दिक्कत आ जाएगी कि मान लीजिए उसके नीचे कोई ट्रक पास करना था, ट्रक पास करना था, ट्रक पास करना है, तो इन दैट केस क्या होगा आपके पास में? वो चांसेस हैं कि ऊपर उसके साथ में कोलिजन हो जाएगा उसका, कि जो हाइट के साथ कोलिजन हो जाएगा उसका। मतलब जो जैसे ऐसे फ्लाईओवर जा रहे हैं ना आपके पास में, इसके नीचे से क्या पास कर रहा है? ट्रक पास कर रहा है। सो ये यहाँ पे स्ट्राइक कर सकते हैं ना। हाइट के साथ आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे, हाइट क्या रखोगे? सेम रखोगे हमेशा। आप किसके साथ कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो? लेंथ के साथ कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो। तो हाइट तीनों केसेस में क्या बना रखी है? इवन और भी बहुत सारे रीजन होते हैं हाइट के साथ क्यों कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। हाइट कितनी रखनी है फ्लाईओवर्स वगैरह की, दैट विल डिपेंड ऑन नंबर ऑफ फैक्टर्स। फैक्टर लाइक रोड पे स्ट्रीट लाइट्स वगैरह भी तो प्रोवाइड करवानी है, स्ट्रीट लाइट भी देनी है। अगर आप हाइट के साथ प्रॉब्लम क्रिएट करोगे तो चांसेस हैं कि स्ट्रीट लाइट की वजह से जो व्हीकल मूव करेगा फ्लाईओवर के ऊपर, वो उसकी इलेक्ट्रिकल फील्ड में आ सकता है। स्ट्रीट लाइट्स के आसपास जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रखा है उसके अंदर एंटर कर सकता है वो। तो किसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे? हाइट से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं किसके साथ? लेंथ के साथ। तो हाइट तीनों में क्या बना रखी है? सेम बना रखी है। अब पहले केस में आपने कितना एंगल दे रखा है? 30 डिग्री एंगल, मतलब ग्रेडियंट ही है एक तरह से स्लोप। दूसरे केस में 45 एंड थर्ड केस में 60 डिग्री। आप क्या बढ़ाते जा रहे हैं? एंगल बढ़ाते जा रहे हैं। तो ये वाला किसके लिए है? रूलिंग ग्रेडियंट के लिए है, ये है लिमिटिंग ग्रेडियंट के लिए, एंड ये है एक्सेप्शनल ग्रेडियंट के लिए। हाँ एंगल चेंज हो सकते हैं, वो तो जस्ट समझाने के लिए उठाई है ना। बस दूसरे वाले में पहले के कंपैरिजन में ज्यादा रखना सिंपल। मतलब वो लिमिटिंग का है तो ऑब्वियसली रूलिंग से क्या होगा? ज्यादा होगा ना। तो एंगल बढ़ाते जा रहे हो, देखो लेंथ क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। अगर लेंथ ऑफ कंस्ट्रक्शन कम हो गई, कॉस्ट भी क्या हो जाएगी कंस्ट्रक्शन की? कम हो जाएगी। ये पॉइंट आपके पास ठीक है। एज पर आईआरसी कुछ कंडीशंस हैं आपके पास ना, अब देखिए जरा नेक्स्ट पेज पे। अच्छा सबसे माइल्ड कौन होगा इसमें? मिनिमम ग्रेडियंट ना। सबसे छोटी वैल्यू किसकी होगी? मिनिमम की, फिर रूलिंग, एंड फिर लिमिटिंग, एंड फिर एक्सेप्शनल। तो सबसे स्टीप होगा एक्सेप्शन, लिमिटिंग, रूलिंग एंड मिनिमम। ये पॉइंट्स आएंगे आपके पास में। मैक्सिमम ग्रेडियंट फॉर रोड्स इन डिफरेंट टेरेन, मैक्सिमम ग्रेडियंट फॉर रोड इन डिफरेंट टेरेन एज पर आईआरसी, एज पर आईआरसी। सो टेबल बन रखी है। एक तो है आपके पास में टाइप ऑफ टेरेन है, फिर दूसरा क्या लिखा हुआ है? रोलिंग, फिर लिमिटिंग एंड एक्सेप्शन ग्रेडियंट। प्लेन एंड रोलिंग टेरेन में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग ग्रेडियंट? लिमिटिंग ग्रेडियंट की वैल्यू प्लेन एंड रोलिंग टेरेन में 5%, 5 है। एक्सेप्शनल कितना हो जाएगा? 6.7% है, एंड रोलिंग कितना है? 3.3% है। आया पॉइंट समझ? बोलो ठीक। यानी कि 5 में से 1.7 माइनस कर दो, एंड उधर 1.7 ऐड कर दो, उधर 1.7 ऐड कर दो। अब आता है नेक्स्ट, माउंटेनियस एंड द स्टीप टेरेन। सेकंड टेरेन कौन सा है? माउंटेनियस एंड द स्टीप टेरेन हैविंग, वो एक्चुअली एलिवेशन था वो, हैविंग एलिवेशन मोर देन 3000 मीटर अबव एमएसएल, हैविंग एलिवेशन मोर देन 3000 मीटर अबव एमएसएल मीन सी लेवल। वो एलिवेशन है आपके पास। तो माउंटेनियस एंड द स्टीप टेरेन जिसका एलिवेशन लगभग कितना है एमएसएल से? लगभग 3000 मीटर से ऊपर है। यानी कि हाइट आपने बहुत ज्यादा बढ़ा दी ना। अगर ये बताओ बहुत ज्यादा हाइट पर हम हैं, सपोज हम अगर बहुत ज्यादा हाइट पर हैं, तो बहुत ज्यादा हाइट पर क्या हम बहुत स्टीप स्लोप प्रोवाइड कर सकते हैं? क्यों नहीं प्रोवाइड करेंगे? कम हो जाएगी। तो कैसे कम होगी? मतलब कूलिंग पावर बहुत ज्यादा, वो तो कम हाइट पर भी ज्यादा स्टीप नहीं प्रोवाइड करना चाहिए आपको। तो बहुत ज्यादा हाइट पर ज्यादा स्लोप क्यों नहीं प्रोवाइड करवाओगे? बहुत ज्यादा हाइट पर अगर हैं तो इन दैट केस बहुत ज्यादा स्लोप क्यों नहीं प्रोवाइड करेंगे बहुत ज्यादा हाइट पे? रीजन क्या है कि अगर आपने बहुत हाइट पर हो, आपने प्रोवाइड कर रखा है बहुत ज्यादा स्टीप स्लोप, पहली बात तो ज्यादा कूलिंग पावर चाहिए व्हीकल को ज्यादा स्लोप पे मूव करने के लिए, लेकिन बहुत हाइट पर ऑक्सीजन की भी तो क्या होगी? कमी होगी ना। ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, फ्यूल बर्न ही नहीं होगा। यस, फ्यूल क्या है? फ्यूल बर्न ही नहीं होगा भाई। इंजन को अगर आगे पुल करवाना है व्हीकल को, तो जो फ्यूल उसके अंदर प्रेजेंट है वो क्या होना चाहिए? बर्न होना चाहिए ना। लेकिन वो फ्यूल बर्न ही नहीं होगा, क्योंकि फ्यूल को बर्न होने के लिए क्या चाहिए होती है? ऑक्सीजन चाहिए होती है। ऑक्सीजन की कमी हो रखी है हाइट पे। तो एक तो हाइट बहुत ज्यादा है, ऑक्सीजन की ऑलरेडी कमी है, और आपने स्लोप कैसा प्रोवाइड कर दिया? बहुत ज्यादा प्रोवाइड करवा दिया, तो वो तो ठीक नहीं रहेगा ना कंडीशन। तो अगर बहुत ज्यादा हाइट पर हो तो स्लोप क्या रखो? कम रखो। क्या रखोगे? थोड़ा सा कम रखोगे ना स्लोप। देखो कितनी कितनी वैल्यूज हैं।
5% है, फिर 6% है, 7% है। आगे समझ में। नेक्स्ट क्या है थर्ड आपके पास में, स्टीप टेरेन अप टू एलिवेशन 3000 अबव MSL, यानी कि 3000 मीटर से कम एलिवेशन है इस बार, 3000 मीटर तक एलिवेशन है। तो कितना हो जाएगा सुपर एलिवेशन, ये ग्रेडियंट्स आपके पास 6%, 7% एंड 8%। आगे वैल्यू समझ कि आया नहीं आया समझ पॉइंट बताओ। देखो आपने हाइट कितनी रख रखी है इस बार, 3000 मीटर से कम है, तो स्लोप क्या कर रखा है, बढ़ा रखा है 6%, 7% ज्यादा स्टीप होगा ना 6% से, 6% ज्यादा स्टीप है या 7% ज्यादा स्टीप है, 7% ज्यादा स्टीप है ना, तो स्लोप बढ़ा रखा है ना, कम हाइट पर बढ़ा रखा है ना। और जब हाइट 3000 मीटर से ज्यादा थी, इन दैट केस स्लोप क्या था, कम था। देख लो ना कंपेयर करके, 3000 वाले से कम में आपको स्लोप ज्यादा दिखाई देगा, 3000 वाले से ज्यादा के कंपैरिजन में। आया समझ पाए, फॉलो क्लियर हो गया क्या दोनों चीजें। हाँ कोई दिक्कत है इसमें, हाँ चलिए ठीक है। नेक्स्ट तो ग्रेडियंट की कहानी हुई ना अभी, जस्ट ग्रेडियंट के बारे में बताया। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपके पास में क्या, ग्रेड कंपनसेशन है, ग्रेड कंपनसेशन। नेक्स्ट पॉइंट विल बी अबाउट ग्रेड कंपनसेशन। क्या मतलब है ग्रेड कंपनसेशन का, कि भाई लेट अस सपोज कि ग्रेडियंट आप रोड पे दे रहे हैं, ग्रेडियंट दे रहे हो आप, लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में स्लोप प्रोवाइड करवा रहे हो। जब स्लोप के ऊपर व्हीकल मूव करेगा तो ऑब्वियसली उसको दिक्कत होगी, है ना, स्लोप के ऊपर मूव करने में ज्यादा प्रॉब्लम होगी एज कम्पेयर टू फ्लैट रोड के कंपैरिजन में। इन दैट केस अगर सपोज करो वहां पर एक हॉरिजॉन्टल कर्व भी आ जाता है, तो ग्रेडियंट तो था ही रोड पे, साथ साथ उसके क्या आ चुका है, हॉरिजॉन्टल कर्व भी आ चुका है। ऐसा तो होता ही है, यहाँ से मसूरी जाओ देखो तो पूरी रोड पे ग्रेडियंट भी है एंड साथ साथ कितने हॉरिजॉन्टल कर्व्स हैं, है ना, कर्व भी है, हॉरिजॉन्टल कर्व्स दोनों आ गए आपके पास में। सो ग्रेडियंट भी है एंड साथ साथ इसके साथ साथ हॉरिजॉन्टल कर्व भी है, वहां पर रेजिस्टेंस और ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा आपके पास में। कैसे, ग्रेडियंट की तो दिक्कत हो ही नहीं थी जाने में, साथ साथ कर्व भी तो आ गया, एंड कर्व आया तो क्या क्रिएट होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी तो क्या क्रिएट करेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ना व्हीकल के लिए। आए समझ में पॉइंट, वो तो पता ही है क्या प्रॉब्लम क्रिएट करता है, वो तो ऑलरेडी हमने देख रखा है। इन दैट केस या तो आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कम करो, या फिर क्या करवाओ, ग्रेडियंट को कुछ कम करवाओ। तो कंफर्ट क्रिएट करने के लिए क्या ऑप्शन बचेगा, या तो ग्रेडियंट को कम करो, या फिर क्या करो, किसी तरह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कम करवाओ। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कम कराने का क्या तरीका, रेडियस बढ़ाइए, बट रेडियस इतना इजी नहीं होता बढ़ाना, है ना, कंस्ट्रक्शन एक बार हो गई तो इन दैट केस इतना इजी नहीं है। आपके पास क्या ऑप्शन बच रहा है, ग्रेडियंट को क्या करो कुछ हद तक कम करवाओ, ग्रेडियंट कम करो, तो ग्रेडियंट आप कुछ हद तक कम करवाएंगे। आया पॉइंट समझ में, कि when there is a horizontal curve along with the gradient on the road, in such cases the value of the gradient should be decreased। ग्रेडियंट की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा आपको, कुछ हद तक डिक्रीज करना पड़ेगा, और कितनी हद तक डिक्रीज करना है, कितनी वैल्यू डिक्रीज करवानी है ग्रेडियंट की, दैट विल बी कॉल्ड एज अ ग्रेड कंपनसेशन। कंपनसेशन मतलब होता है छूट मिलना ना एक तरह से किसी भी चीज में, कि भाई फीस में कंपनसेशन हो गया है, ऐसे जनरली वर्ड यूज करते हैं ना, तो फिर आप बोल सकते हो कंपनसेशन इन द ग्रेडियंट। एंड इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको आईआरसी में फॉर्मूला दे रखे हैं। फॉर्मूला होगा ग्रेड कंपनसेशन को कैलकुलेट करने के लिए क्या, 30 + r/r, 30 + r/r हो जाएगा। r विल बी इक्वल टू व्हाट, रेडियस, r विल बी इक्वल टू द रेडियस ऑफ द कर्व। बताओ आया समझ पॉइंट, ठीक है। एंड ये जो वैल्यू है ना 30 + r/r की, ग्रेड कंपनसेशन की जो वैल्यू है, दैट शुड नॉट बी मोर देन 75/r से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 75/r से ज्यादा नहीं होनी चाहिए वैल्यू। बोलो आया पॉइंट समझ। अब एग्जांपल करेंगे अभी हमारे कल, तो कितना हो जाएगा, 75/r से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक। 30 + r/r था, एंड ये किससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए वैल्यू, 30 + r/r, सॉरी 75/r से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि दोनों में से जो मिनिमम है, जो दोनों में से जो मिनिमम है वही क्या करोगे आप, प्रोवाइड करवाओगे, ठीक है। एंड अगर सपोज करो ग्रेडियंट ऑलरेडी बहुत कम है रोड पे, ग्रेडियंट ऑलरेडी बहुत कम है रोड पर, सपोज अगर, इन दैट केस उसको और कम करने की जरूरत है क्या, नहीं जरूरत है ना। भाई ग्रेडियंट को क्यों कम कर रहे हैं, क्योंकि ग्रेडियंट ज्यादा था तो उसको कम करना पड़ रहा है, लेकिन अगर पहले से पहले ही ग्रेडियंट कम है बहुत ज्यादा रोड पर, तब तो कम करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो ग्रेड कंपनसेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है अगर ग्रेडियंट 4% से कम है। तो अगर ऑलरेडी रोड में ग्रेडियंट 4% से कम है, इन दैट केस उसको कम कराने की रिक्वायरमेंट नहीं है। एंड ग्रेडियंट में कंपनसेशन करने के बाद जो ग्रेडियंट बचा दैट विल बी कॉल्ड एज अ कंपनसेटेड ग्रेडियंट। उसको क्या बोलेंगे, कंपनसेटेड ग्रेडियंट। मतलब ग्रेडियंट था सपोज 6%,
आपने उसमें कंपनसेशन करा दिया 1.5% का, कितना बच गया आपके पास में? 4.5 बच गया, दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट? कंपनसेटेड ग्रेडियंट कहेंगे इसको। सो अगर पूछे यहाँ से फॉर्मूला कि भाई कंपनसेटेड ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या होगा? ग्रेडियंट माइनस ग्रेड कंपनसेशन। और ग्रेड कंपनसेशन कैसे निकालना है उसके लिए फॉर्मूला बताया अभी तो मैं 30 प्लस आर बाई आर शुड नॉट बी मोर देन 75 IR से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये वैल्यू आ गई आपके पास। क्लियर है पॉइंट्स? सो ये था आपके पास में टॉपिक, इसको देखो एक बार पढ़ के ना। देखो पहले तो इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, ग्रेड कंपनसेशन इज इक्वल टू व्हाट? 30 प्लस आर बाई आर एंड इट शुड नॉट बी मोर देन 75 IR से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आर क्या है यहाँ पे? रेडियस है, किस यूनिट में? मीटर में होगी। ठीक है चलिए नेक्स्ट। When horizontal curve is present along with the gradient, then there will be increased resistance to the pulling power and tractive force due to the presence of both. Due to the presence of both. अब वो both कौन कौन है? Horizontal curve and gradient ना, आपने लिखा तो है क्लियर करके, व्हेन अ हॉरिजॉन्टल कर्व इज प्रेजेंट अलोंग विद अ ग्रेडियंट। जिस समय पे हॉरिजॉन्टल कर्व प्रेजेंट है रोड पे, किसके साथ साथ? ग्रेडियंट के साथ साथ। इन सच केसेस व्हीकल को क्या होगा? एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस फील होगा, किसकी वजह से? इन दोनों की प्रेजेंस की वजह से। कौन कौन? हॉरिजॉन्टल कर्व एंड ग्रेडियंट। भाई हॉरिजॉन्टल कर्व है, दैट मींस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का रूल आ गया ना वहां पे खुद से खुद। क्या? क्या? इन सच केसेस IRC सजेस्ट। हाँ हाँ, तो ये क्लियर आया, ये आया समझ में पॉइंट? ग्रेड कंपनसेशन वाला बताओ एक बार कि अगर हॉरिजॉन्टल कर्व भी है किसके साथ साथ? ग्रेडियंट के साथ साथ में, तो व्हीकल को एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस फील होगा। इन सच केसेस IRC सजेस्ट, ऐसे केसेस में IRC हमें सजेस्ट करता है टू कंपनसेट ग्रेड, so that the pulling power of the vehicle is not compromised. बताइए एक बार, अब ये बता रहा हूँ इसको ना, बताओ आया पॉइंट समझ में? इन सच केसेस IRC क्या कहता है हमें? ग्रेडियंट को क्या करा दो आप कुछ हद तक कम करवा दो, जिससे कि पुलिंग पावर व्हीकल की ज्यादा कॉम्प्रोमाइज ना हो। ठीक है, अब एक पॉइंट और लिखा हुआ है, ग्रेड कंपनसेशन इज नॉट नीडेड फॉर ग्रेडियंट लेटर देन 4%। अगर ग्रेडियंट की वैल्यू किससे कम है? 4% से कम है, इन दैट केस कोई रिक्वायरमेंट नहीं है ग्रेड कंपनसेशन कराने की। ठीक है, एक और टर्म बताया था अभी, कंपनसेटेड ग्रेडियंट इज इक्वल टू व्हाट? ग्रेडियंट माइनस ग्रेड कंपनसेशन। दिस कंपनसेटेड ग्रेडियंट शुड नॉट बी लेस देन 4%। ये जो कंपनसेटेड ग्रेडियंट है इसकी वैल्यू भी किससे कम नहीं आनी चाहिए? 4% से कम नहीं आनी चाहिए। तो आया समझ में पॉइंट? चलिए अब देखो जरा, एक जस्ट जनरली एज पर द ऑब्जर्वेशंस आपको रोड पे जो ग्रेडियंट है ना वो लगभग कैम्बर का डबल दिखाई देगा। आया समझ में पॉइंट? एक रिलेशन है ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे, जो जनरली ग्रेडियंट होगा रोड पे दैट विल बी व्हाट? अप्रोक्सीमेटली 2 टाइम्स ऑफ द कैम्बर। कैम्बर तो दे रखा होगा ना आपने रोड पे, तो जनरली ग्रेडियंट विल बी व्हाट? 2 टाइम्स ऑफ द कैम्बर। ऑब्जेक्टिव में उठा के पूछ लेगा रिलेशन आपसे कि कैम्बर इतना है, बताइए ग्रेडियंट कितना होगा? डबल होता है अप्रोक्सीमेटली उसका। ठीक, चलिए अभी क्वेश्चन करते हैं ना इस पे। देखो नेक्स्ट पेज पे आओ, पेज नंबर कौन सा है? 46 है। इस पे न्यूमेरिकल दे रखा है, इसको सॉल्व कर लो एक बार ना।
टॉपिक की पिक नहीं कर रहा, हमारा टॉपिक की पिक नहीं करना। हाँ हाँ हाँ, कोई क्या ही फर्क पड़ रहा है किसी पर, क्या फर्क पड़ रहा है, अपना नुकसान किया ना खुद का। ठीक है, डेट है। हाँ वही आ रहा हूँ। कितना आ रहा है, 1 पॉइंट, ग्रिड कंपनसेशन आ रहा है 1.25। अब वो पढ़ लेना क्वेश्चन में आराम से पहले कि वो ग्रिड कंपनसेशन पूछ रहा है फिर कंपनसेटेड ग्रेडियंट पूछ रहा है। आ रहे हैं आंसर, आ गया ना, बताओ। 4.75 आ रहा होगा ना कंपनसेटेड ग्रेडियंट की वैल्यू। बताओ ये क्लियर है क्या? क्लियर है, चलिए ठीक है। नहीं, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, वो लिखा ना पॉइंट ऊपर। क्या, तो मत करवाइए कंपनसेट। हाँ हो जाएगा। यस, ग्रेडियंट फ्लैटर देन 4%। ये बताओ क्लियर है क्या चीज? चलो एक क्वेश्चन वो देख लो ना, आप इससे पहले वाले पेज पे कर रखा है क्वेश्चन एक, ये वाला है ना, द कैम्बर प्रोवाइडेड ऑन अ स्लोपिंग रोड इज 1 in 45, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द रोलिंग ग्रेडियंट फॉर दिस रोड। इससे पहले वाले पेज पे एक क्वेश्चन हो रहा है ना, बताओ जरा आंसर क्या होगा। हम्म, 4.16 आ रहे हैं सर, कितना आ रहा है बताओ। हम्म, कितना आ रहा है कैलकुलेट करके, वही कैम्बर दे रखा है ना 1 in 45 48, 1/48 कैम्बर दे रखा है। सो ग्रेडियंट क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ द कैम्बर, 2 टाइम्स ऑफ द कैम्बर, मतलब ग्रेडियंट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ द कैम्बर इज इक्वल टू 2 into 1/48, that is 1/24, 1/24। इसकी वैल्यू रहेगी लगभग आपके पास में कितना, 4 पॉइंट समथिंग, 4.16% ना। बट हमें इतना पता है कि फॉर रूलिंग टेरेन
अगर कुछ टेरेन नहीं दे फॉर अ रूलिंग ग्रेडियंट अगर टेरेन नहीं दे रखा तो कौन सा ज्यूम करते हैं हमेशा, प्लेन मानते हैं ना। प्लेन टेरेन में रूलिंग ग्रेडियंट की वैल्यू किससे ज्यादा नहीं हो सकती है, 3.3 से ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि वैल्यू क्या आ रही है निकल कर आपके पास, ये तो 4 पॉइंट समथिंग आ रही है ना। सो कहाँ पे लिमिट कर दोगे, 3.3 पे लिमिट कर दो। 3.3 का मतलब क्या है, 1/30 ना, 1/30 मतलब है। बताओ आया समझ पॉइंट। तो आंसर क्या होगा आपके पास, 1/30 आएगा आंसर निकल के। सो आंसर विल बी 1/30, ये लिखा है ना 1/30। बताओ आया समझ। फॉर अ प्लेन टेरेन रूलिंग ग्रेडियंट की वैल्यू 3.3% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो लिखा ना आपने टेबल, जैसे इससे पहले टेबल थी एक, उसमें लिखा होगा ना, देखो क्लियर कट टेबल में 3.3% मैक्सिमम ग्रेडियंट, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। हाँ रूलिंग ग्रेडियंट कौन से टेरेन में, प्लेन एंड रूलिंग में ना। अगर कोई टेरेन नहीं दे रखा कि क्या अज्यूम करते हैं हम हमेशा, प्लेन ही अज्यूम करते हैं हमेशा। हाँ प्लेन ही नहीं दे रखा है तो हमेशा प्लेन अज्यूम करेंगे। ठीक, ये कंडीशन थी। तो आया समझ में 1/30 कैसे आएगा आंसर निकल के। ठीक है 1/30 आ जाएगा आंसर आपके पास, क्लियर है ठीक। चलो ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्या कंडीशन आती है आपके पास में, नेक्स्ट कंडीशन आती है आपके पास वर्टिकल कर्व की। नेक्स्ट है वर्टिकल कर्व। अब दो तरह के वर्टिकल कर्व होते हैं, एक होता है समिट कर्व एंड सेकंड वन विल बी व्हाट, वैली कर्व। समिट कर्व एंड वैली कर्व। समिट कर्व एंड वैली कर्व हो जाएगा, समिट कर्व एंड वैली कर्व। अभी तो पता है तुम्हें समिट कर्व मतलब कॉन्वेक्स किधर दिखाई देगा, ऊपर, एंड वैली कर्व में कॉन्वेक्स डाउनवर्ड। समिट में कॉनकेव होगा नीचे एंड कॉन्वेक्स होगा, सॉरी कॉनकेव होगा वैली में ऊपर होगा। आया समझ पॉइंट, ठीक है। हाँ नीचे आएगा, वैली में ऊपर आएगा ना, वैली में कॉनकेव ऊपर होगा, ऐसे ना, ऐसे। वैली में किधर होगा, ऊपर होगा ना। ठीक है ऊपर होगा, यस ठीक। तो आया समझ पॉइंट। बताइए क्लियर है। सो क्या है यहाँ पे आपके पास में कर्व, दो तरह के कर्व है। देखो फर्स्ट क्या है आपके पास में, समिट कर्व एंड सेकंड वन विल बी व्हाट, वैली कर्व। समिट कर्व को क्या बोलते हैं, क्रैश कर्व भी कहते हैं, वैली कर्व को सैग कर्व भी कहा जाता है, सैग कर्व भी कहते हैं, वैली कर्व को सैग कर्व भी कहा जाता है ना। पर्पस क्या होता है कर्व देने का, व्हीकल का मूवमेंट स्मूथली करवाना कर्व ग्रेडियंट के ऊपर से। जो जहां पे भी दो ग्रेडियंट आपस में एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करेंगे, मीट करेंगे, वहां पे आप क्या दोगे, इंटरसेक्शन पे कर्व दोगे। यहाँ पर भी दो ग्रेडियंट आपस में मीट करते हैं, उनके इंटरसेक्शन पे हम क्या प्रोवाइड करवाते हैं, कर्व प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे कि अदरवाइज वो टॉप पोर्शन बहुत शार्प हो रखा था ना, जिससे कि वहां पे बहुत डिस्कम्फर्ट क्रिएट होता है अगर आप उस शार्प पोर्शन से भी मूव करवाओगे व्हीकल को। तो हमने टॉप पे क्या करा दिया, कर्व प्रोवाइड करवा दिया ना, मतलब इंटरसेक्शन पे कर्व दे दिया आपने जस्ट। आया समझिए पॉइंट। तो लिखा है यहाँ पे टू मेक द मूवमेंट ऑफ द व्हीकल कंफर्टेबल, है ना, एट द इंटरसेक्शन ऑफ डिफरेंट मेट, ये गलत लिख रखी है डेफिनेशन ना यहाँ पे। वर्टिकल कर्व्स आर प्रोवाइडेड, एक्चुअली रिक्वायरमेंट भी नहीं है वैसे तो इस डेफिनेशन की, बट जस्ट आप खुद से समझ सकते हो कि पर्पस क्या होता है कर्व देने का। यस, टू मेक द मूवमेंट कंफर्टेबल, टू मेक द मूवमेंट कंफर्टेबल, बस सिंपल सा ये पॉइंट है कि जहां पर भी दो ग्रेडियंट आपस में मीट करते हैं, उनके इंटरसेक्शन पे मूवमेंट को कंफर्टेबल बनाने के लिए क्या प्रोवाइड करवाते हैं, कर्व प्रोवाइड करवा देते हैं। कर्व हो सकता है आप वैली कर्व प्रोवाइड करा दो, या फिर आप हो सकता है कि समिट कर्व आप प्रोवाइड करवाओ, वो तो आप पे डिपेंड करता है। आप उन सेम दो ग्रेडियंट को यूज करके वैली कर्व भी बना सकते हैं, उन्हीं सेम दो को यूज करके समिट कर्व भी बना सकते हो। अब नेक्स्ट पॉइंट हमने देखना है, देखिए जरा। अब ये डायग्राम बने हुए ना बहुत सारे, हाँ ऐसे बनेगा ना वैली कर्व, ऐसा रहेगा आपके पास। हाँ यस बिल्कुल। अभी मैं बनाकर दिखा दूंगा वो सारे डायग्राम ना। आप वही सेम दो डायग्राम उठाओगे, सॉरी वही सेम दो ग्रेडियंट उठाओगे आप। हाँ एग्जैक्टली नीचे से आएगा वो,
मतलब वही सेम दो ग्रेडियंट लोगे आप हमेशा, जस्ट उनकी पोजीशन चेंज करते रहोगे सिर्फ ग्रेडियंट की, उनसे आप वैल्यू भी बना दोगे एंड उन्हीं से आप सबमिट भी। इनफैक्ट देख लो यहाँ पे बने भी होंगे, देखो जरा, बोर्ड पे बनाने से ज्यादा बेटर है कि इस फाइल में देख लो तो, अगर अदरवाइज बोर्ड पे बन सकते हैं। बताओ बनाना है क्या यहाँ पर डायग्राम, है ना, बनाऊं, देख लो यहाँ पे, देख लो, अब देख लो कैसे बनाएंगे। ये कौन सा है, राइजिंग एंड फॉलिंग, राइजिंग का, फॉलिंग का। ये सबमिट का फॉर्म हो गया है, राइजिंग एंड फॉलिंग सबमिट का फॉर्म हो रहा है। अब आप एक काम करो, इनका अरेंजमेंट चेंज कर दो, इस बार फॉलिंग को किधर लेकर आ जाओ पहले एंड राइजिंग को बाद में। ये कौन सा कर्व बनेगा यहाँ पे, वैल्यू बन गया ना, देखो। सो ग्रेडियंट सेम है दोनों, वही वैल्यू है, ग्रेडियंट की रीडिंग चेंज क्या कर दिया, अरेंजमेंट चेंज कर दिया जस्ट, पहले उसको बाद में रख रखा था, इसको पहले रखा हुआ था, इस बार उसको पहले रख दिया एंड इसको बाद में रख दिया, बाकी डिफरेंस कुछ नहीं है। और क्या हो सकता है, राइजिंग सिर्फ फ्लैट को ज्वाइन करा दो, राइजिंग ग्रेडियंट है, दूसरा कौन सा है, फ्लैट ग्रेडियंट है, राइजिंग ऐसे एंड फ्लैट ये, इस तरह से कौन सा कर्व बन रहा है, सबमिट कर देना, ये सबमिट कर है, और चेंज कर दो इनको, फ्लैट राइजिंग, पहले फ्लैट है एंड फिर राइजिंग है, ये देखो कौन सा कर्व फॉर्म हो गया, ये वैली कर्व फॉर्म हो गया, ये वैली कर्व है। थर्ड केस, राइजिंग राइजिंग, राइजिंग एंड राइजिंग से भी बना सकते हैं हम सबमिट कर, जैसे ये ऐसे दोनों राइजिंग है, ये कौन सा कर्व बन रहा है, सबमिट कर देना, ये सबमिट कर दे। अब क्या करो, इन्हीं सेम को उठाओ दोबारा से एंड ऐसे प्लेस कर दो, ये कौन सा कर्व फॉर्म हो गया, वैली कर्व, देखो दोनों राइजिंग ही तो थे, तो वही सेम ग्रेडियंट तो है, जस्ट चेंज किया कर रहे हैं, सिर्फ उनका पोजीशन चेंज कर रहे हैं ना, अरेंजमेंट चेंज कर रहे हो उनका, सिंपल। बताओ आया समझ पाए, एक क्या हो सकता है आपके पास में, फॉलिंग फॉलिंग का भी केस बन सकता है, फॉलिंग फॉलिंग का भी केस बन सकता है, कैसे, फॉलिंग फॉलिंग से, यस ऐसे, ये कौन सा कर्व बन रहा है, सबमिट कर्व है ना, और ऐसे चेंज कर दो इसको, ये कौन सा कर्व बन गया यहाँ पे, वैल्यू बन गया, देखो आया समझ में। तो ये सिस्टम्स हैं सारे आपके पास, बताओ। तो वही सेम ग्रेडियंट से आप सबमिट कर भी बना सकते हैं, वैली कर भी बना सकते हैं, डिपेंड करता है बस उनको प्लेस कैसे कर रहे हैं। देखो हमने सेम ही तो ग्रेडियंट उठाए ना हर बार, है ना, सेम ग्रेडियंट है आपके पास में, बस इसको इस बार यहाँ पे इसको पहले रखा हुआ था, इसको बाद में रख रखा था, इस वाले केस में इसको पहले रख दिया एंड इसे बाद में रख दिया, यही तो चेंज कर रहे हैं जस्ट, ये तरीका रहता है। बताओ, अभी डायग्राम वैसे बने हुए होंगे इसमें भी, अगर बनाने हैं ना तो बना लो, नहीं बनाना है तो कोई बात नहीं, इसमें बन रखा होगा वैसे, देख लो समझ के एक बार। बताओ क्लियर है क्या चीज, बताइए, तो ये क्लियर है ये वाला पार्ट, चलिए ठीक है। अब नेक्स्ट क्या आता है आपके पास में, डेविएशन एंगल, वो बताया था पहले डेविएशन एंगल क्या होता है, देखो डेफिनेशन लिखी है इसकी ना, द एंगल विच मेजर्स द चेंज इन द डायरेक्शन, है ना, ऑफ द इंटरसेक्शंस ऑफ टू ग्रेडियंट एट द इंटरसेक्शन ऑफ द टू gradients is called as a deviation angle and it is equal to algebraic difference between the two gradients, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आपके पास में सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू द समिट कर्व या फिर क्रेस्ट कर्व, अभी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सारे के सारे समिट कर्व से रिलेटेड,
कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने हैं हमने ना। कौन कौन से पॉइंट्स हैं, इनसे डर ऑब्जेक्टिव में एक ना एक प्रॉब्लम तो बन ही जाता है। कौन सा डिजाइन क्राइटेरिया होता है, शेप क्या रखेंगे, कोई ना कोई क्वेश्चन तो आ ही जाता है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके पास। देखो सबमिट कर हमें पता है क्या होता है। फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहे हैं, कन्वेक्सिटी अपवर्ड एंड कॉन्केविटी डाउनवर्ड होगी, पॉइंट देख लिया हमने। कॉन्वेक्सिटी अपवर्ड होगी, कॉन्केविटी डाउनवर्ड होगी, ठीक। सेकंड पॉइंट क्या बोल रहे हैं, vertical point of intersection where the two tangent meets always lie above the curve, always lie above the curve। क्या मतलब इस पॉइंट का, वो पॉइंट जहां पे दो टेंजेंट आपस में मीट करेंगे, लाइक जैसे एक सबमिट करके आपके पास है, एक टेंजेंट हमने यहां से डाला एंड दूसरा टेंजेंट, यही टेंजेंट ही तो है ना, ये इस कर्व के ऊपर दोनों टेंजेंट ही है ना, जहां पे ये दोनों टेंजेंट आपस में मीट कर रहे हैं, दैट पॉइंट विल बी कॉल्ड एज अ VPI, वर्टिकल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं इसको। ये हमेशा कहाँ होगा, कर्व से ऊपर होगा, हमेशा कहाँ पे होगा, कर्व से ऊपर होगा। वहीं पे वैली कर्व में देख लो, एक टेंजेंट ये, दूसरा टेंजेंट ये, कहाँ मीट करना है, यहाँ पे। सो ये VPI है एंड बिलो द कर्व है। वैली में क्या हो रहा है, बिलो द कर्व हो रहा है ना आपके पास में, आया पॉइंट समझ। तो वैली में बिलो हो गया, समिट में ऊपर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट सर्कुलर, देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विल एक्ट अपवर्ड अगेंस्ट द ग्रेविटी, अगेंस्ट द ग्रेविटी when the vehicle moves over the curve, ठीक है। hence the part of self weight of vehicle is reduced and pressure on the both the tires as well, so there is no problem of the discomfort to the passenger on the summit curve। अब समझने की कोशिश करो पॉइंट क्या बोल रहा है। सपोज करो व्हीकल किसी समिट कर्व के ऊपर मूव कर रहा है, ये समिट कर्व आपके पास है, इस समिट कर्व के ऊपर है व्हीकल। अब ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, क्या खाली हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट नहीं होगा आपके पास हॉरिजॉन्टल कर्व्स में, ऐसा नहीं है ना, कर्व होना चाहिए बस, चाहे वो हॉरिजॉन्टल कर्व हो या फिर वर्टिकल कर्व हो, उससे मतलब नहीं है, जस्ट वहां पे कर्व होना चाहिए सिंपल आपके पास। हमने देखा था हॉरिजॉन्टल कर्व में किधर लगेगा, आउटर डायरेक्शन में ना, ये भी तो कर्व ही है आपके पास में, इधर आउटर डायरेक्शन ऊपर होगा नीचे, ऊपर वाला है ना। सो किधर लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इस व्हीकल के ऊपर जब ये मूव करेगा यहाँ पे ऊपर लगेगा। वेट किधर लग रहा है, व्हीकल का डाउनवर्ड लगेगा, वेट किधर लगेगा, डाउनवर्ड लगेगा। नेट वेट क्या हो गया, रिड्यूस, रिड्यूस हो जाएगा ना नेट वेट व्हीकल का। भाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऊपर लग रहा है और वेट किधर लग रहा है, डाउनवर्ड लग रहा है। सो जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो वेट फील होगा वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा ना, कम हो जाएगा आपके पास में। बताओ आया पॉइंट समझ में, नेट वेट इज इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा इस वाले केस में, क्योंकि वेट किधर लग रहा है, डाउनवर्ड ही लगेगा वेट तो, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी किधर लगेगा, यहाँ पे डाउनवर्ड ही लगेगा ना, दोनों ऐड हो जाएंगे, इसमें दोनों ऐड हो जाएंगे आपके पास। इन द केस ऑफ सबमिट कर नेट वेट क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। वैली कर्व के केस में नेट वेट बढ़ रहा है। सबमिट कर्व के केस में नेट वेट रिड्यूस हुआ, टायर्स के ऊपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस होगा क्या, टायर्स के ऊपर प्रेशर भी क्या होगा, रिड्यूस होगा। वैली कर्व में टायर के ऊपर प्रेशर बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब यहाँ पे देखना है जस्ट पॉइंट, प्रेशर हो चुका रिड्यूस टायर्स के ऊपर, हमने ये चीज सबने फील कर रखी होगी मेरे ख्याल से, कि जब भी हम किसी सबमिट कर्व के ऊपर मूव करते हैं, जब भी हम सबमिट करके बिल्कुल टॉप पॉइंट पे होते हैं, हमें बहुत लाइट फील होता है क्या, लाइट फील सा बहुत, ऐसा करा है फिर। इस पे फ्लाईओवर पे मूव कर लेना ना, भारी है, टॉप में कैसा लगता है हमें, बहुत हल्का हल्का सा लगता है ना। क्यों लग रहा है हल्का सा, क्योंकि वेट क्या हो रखा है, व्हीकल का नेट वेट कम हो रखा है, और वो बहुत कंफर्टेबल सी सिचुएशन होती है हमारे लिए। ऐसा करा है फिर हमने, हाँ ऐसा क्यों हो रहा है, वो आया समझ में पॉइंट, क्यों हो रहा है ऐसे। लेकिन अगर यहीं पे होता वैली कर्व वाला केस, वैली कर्व पे जब मूव करोगे तो जब बिल्कुल बॉटम पॉइंट पर होगे ना वैली कर्व में, बहुत भारी भारी सा लगता है। इनफैक्ट सडन जर्क, वहां पे सडन जर्क सा क्रिएट होता है, एकदम से इम्पैक्ट क्रिएट होता है। क्यों इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है वैली कर्व में, वेट बढ़ गया, और वो बहुत डिस्कंफर्टेबल सिचुएशन होती है हमारे लिए। आया समझ में पॉइंट, क्या रीजन है इसका। हाँ हाँ मोस्टली तो दिखाई देंगे सबमिट करके, मोस्टली दिखाई देंगे। तो इन द केस ऑफ द सबमिट कर्व्स, क्या कोई डिस्कम्फर्ट वाली कंडीशन क्रिएट हुई है आपके पास, लेकिन वैली में क्या हो रही है, डिस्कम्फर्ट वाली कंडीशन आ रही है। वैली में आ रही है डिस्कम्फर्ट वाली कंडीशन, सबमिट में डिस्कम्फर्ट वाली कंडीशन नहीं आ रही है। आया पॉइंट समझ में। तो यही पॉइंट लिखा है आपने, इन द केस ऑफ द सबमिट कर्व। इसको पढ़ के देखो आएगा समझ में पॉइंट ना, ये जो पॉइंट था बड़े वाला पॉइंट अब आ जाएगा समझ में।
आया पॉइंट समझ? बताओ कि आ गया पढ़ के समझ में? चलिए ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहे हैं, लेकिन समिट कर्व के केस में एक दिक्कत रहेगी आपके पास में। तो डिस्कम्फर्ट वाली तो कोई दिक्कत नहीं है सर ज्यादा ना समिट के केस में, लेकिन जब ऐसे समिट कर्व पे व्हीकल मूव करेगा, इस तरह का है समिट कर्व आपके पास में, यहाँ पर है व्हीकल अभी ऐसे, इसके पास में साइड डिस्टेंस की दिक्कत आ जाएगी। आया समझ पॉइंट? साइड डिस्टेंस ज्यादा कौन से केस में रहेगा, इस वाले में या इसमें? इस वाले में ज्यादा साइड डिस्टेंस रहेगा ना, इसको ज्यादा दूर तक दिखाई नहीं देगा यहाँ पे इसके ऊपर मूव करते हुए। आया समझ में पॉइंट? तो सबमिट करने की चीज की दिक्कत आ रही है, साइड डिस्टेंस की दिक्कत आ रही है, साइड डिस्टेंस की दिक्कत, साइड डिस्टेंस की प्रॉब्लम है आपके पास इन द केस ऑफ द सबमिट कर। और हर एक पॉइंट पर जो साइड डिस्टेंस अवेलेबल है वो लगभग कम से कम एसएसडी के बराबर तो होना ही चाहिए, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के बराबर कि भाई अगर सामने एकदम से कोई कोलिजन ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए तो हम व्हीकल को रोक पाए। अब वो तो पता है तुम्हें ऑलरेडी एसएसडी क्या होता है, ये सारी चीजें बता रखी हैं स्टार्टिंग में, ठीक है। तो प्रॉब्लम किस बात की आ रही है सबमिट करके केस में, साइड डिस्टेंस की दिक्कत आ रही है आपके पास, प्रॉब्लम है साइड डिस्टेंस के साथ। अब बात आती है शेप की। सर्कुलर कर्व्स आर कंसिडर्ड टू बी आइडियल शेप फॉर द समिट कर्व्स। सर्कुलर शेप का कर्व बनाओ आप, आइडियल शेप है। सर्कुलर का मतलब क्या है, एग्जैक्टली ऐसे सर्कल बना दीजिए ना, इस तरह से ऐसी शेप बनाइए, ऐसी सर्कल के ऊपर। सर्कुलर सर्कुलर शेप इज कंसिडर्ड टू बी आइडियल, आइडियल शेप किसके लिए, समिट कर्व्स के लिए। रीजन बीइंग हर एक पॉइंट पर साइड डिस्टेंस आपके पास में कांस्टेंट अवेलेबल होगा। जब हम सर्कल के मुंह पर ऊपर मूव करेंगे तो हर पॉइंट पर क्या हमें सेम दिखाई देगा, दिखेगा ना, हाँ, लेकिन नहीं प्रोवाइड करवाते सर्कल को। आइडियल शेप तो कौन सी है अगर साइड डिस्टेंस के क्राइटेरिया के हिसाब से सोचोगे, सर्कल है, लेकिन सर्कल नहीं प्रोवाइड करवाते। क्या सर्कल के ऊपर मूव करना इजी रहेगा हमारे लिए, नहीं इजी रहेगा ना, सर्कल पे मूव नहीं कर पाएंगे हम, इतना इजी नहीं रहेगा सर्कल पे। तो कैसा करना चाहिए हमें, कुछ कुछ इस तरह की शेप होनी चाहिए थी क्या, ऐसी शेप, ऐसी शेप कुछ बताओ, कौन सी शेप पे मूव करना आसान रहेगा, इस पे या फिर ऊपर वाली पे, ऊपर वाली पे ना, आया समझ में पॉइंट? तो समिट के केस में डिस्कम्फर्ट वाली तो कोई दिक्कत है नहीं है सच, दिक्कत कौन सी आ रही है, साइड डिस्टेंस की दिक्कत आ रही है। इसी को दिमाग में रखते हुए द आइडियल शेप फॉर द समिट कर्व इज कंसीडर्ड टू बी व्हाट, सर्कुलर, एंड प्रोवाइड कौन सा करवाएंगे, सिंपल पैराबोला इज प्रोवाइडेड एक्चुअली। इन एक्चुअल प्रोवाइड कौन सा करवाते हैं, सिंपल पैराबोला, लेकिन आइडियल कौन सी होती है, सर्कुलर। तो पढ़ना पहले ध्यान से क्या बोल रहे हैं, आइडियल शेप पूछ रहा है क्वेश्चन में या फिर एक्चुअल पूछ रहा है कि भाई एक्चुअली कौन से प्रोवाइड करवाते हैं। एंड ट्रांजिशन कर्व भी कौन सी शेप होती है, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में ट्रांजिशन कर्व की शेप, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में ट्रांजिशन कर्व की कौन सी शेप होती है, सर्कुलर थी। ट्रांजिशन कर्व हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में है, कौन सी शेप प्रीफर करते हैं, एज पर आई स्पाइरल होती है ना, स्पाइरल विल बी प्रीफर, स्पाइरल हो गया आपके पास। इसका रीजन भी देखा था कल आपने, दो तीन क्राइटेरिया थे हमारे पास में आइडियल बोलने के, तो दोनों क्राइटेरिया पूरे करता है आपके कौन, स्पाइरल, स्पाइरल प्रोवाइड करना चाहते हैं। अब देखो ये पॉइंट क्या बोल रहे हैं, सर्कुलर समिट कर्व इज आइडियल, आया पॉइंट समझ में, सर्कुलर समिट कर्व is ideal as the side distance available throughout the length of the circular curve is constant। ये क्लियर हो गया पॉइंट? नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहे हैं, but in actual practice, but in actual practice simple parabolic curve is used as summit curve, is used as summit curve instead of circular curve। सर्कुलर कर्व की बजाय किसको यूज करते हैं, सिंपल पैराबोला को यूज करते हैं, बिकॉज इट गिव्स गुड राइडिंग कंफर्ट, इट गिव्स गुड राइडिंग कंफर्ट, क्योंकि सर्कल के ऊपर मूव करना इतना आसानी रहेगा आपके लिए। इट गिव्स गुड राइडिंग कंफर्ट एंड वेरी इजी फॉर अरिथमेटिक मैनिपुलेशंस एंड फॉर कंप्यूटिंग द ऑर्डिनेट्स। एग्जैक्टली सर्कल फील्ड में बना पाना भी इतना आसान काम नहीं रहेगा, आया समझ में पॉइंट? एग्जैक्टली सेम रेडियस का पूरा कर्व बना दो, सर्कल का मतलब क्या है, सेम रेडियस का कर्व, सर्कल फील्ड में बना पाना भी इतना आसान काम नहीं रहेगा आपके लिए, फील्ड में बना पाना। तो पहली बात तो सिंपल पैराबोला को आसान रहेगा फील्ड में देना, दूसरी बात कि राइडिंग कंफर्ट भी अच्छा मिलेगा आपको, किसके केस में, सिंपल पैराबोला के केस में। इसीलिए हम किसके पास जाएंगे, एक्चुअल में सिंपल पैराबोला के पास जाएंगे। बट आइडियल क्या होता है, साइड डिस्टेंस को अगर दिमाग में रखो तो सर्कल होता है आइडियल, सर्कल होता है आइडियल। सो ये पॉइंट्स है आपके पास में। जस्ट एक और पॉइंट पता है हमें, नेक्स्ट ये डायग्राम से बन रखे हैं ना दो तीन आपके पास में, इसके बाद ये बना रखा है डायग्राम, हाँ इसके ऊपर
तो ये तो भी बताया था 2 मिनट पहले डायग्राम कि भाई ऊपर लग रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वेट, नीचे लग रहा है नेट वेट रिड्यूस हो गया, एंड दूसरे वाले केस में बढ़ जाएगा, वैली वाले में बस ये डायग्राम बना रखा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके पास में क्या है, डिजाइन ऑफ द समिट कर्व्स आर गवर्नड ओनली बाय कंसिडरेशन ऑफ द साइड डिस्टेंस। आया पॉइंट समझ में? समिट कर्व पे किस चीज की दिक्कत आ रही है हमें? साइड डिस्टेंस की दिक्कत आ रही है। सो समिट कर्व की डिजाइनिंग करते समय हम कौन सा पॉइंट अपने दिमाग में लेके चलेंगे? साइड डिस्टेंस लेके चलेंगे। सो द डिजाइनिंग ऑफ द समिट कर्व इज डन ऑन द बेसिस ऑफ द साइड डिस्टेंस क्राइटेरिया। साइड डिस्टेंस क्राइटेरिया के बेसिस पे ही इनकी डिजाइनिंग की जाती है, साइड डिस्टेंस क्राइटेरिया के बेसिस पे। बताइए आया समझ में पॉइंट्स? ये पॉइंट्स है आपके पास। सो द डिजाइनिंग इज डन ऑन द बेसिस ऑफ द साइड डिस्टेंस क्राइटेरिया। साइड डिस्टेंस क्राइटेरिया के बेसिस पे आप डिजाइनिंग करते हैं समिट कर्व। कितने मेरे ख्याल से सारे पॉइंट हो गए ना क्लियर इसमें? जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे रिलेटेड टू द साइड ये सबमिट कर, तो सारे पॉइंट आ गए आपके पास। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? लेंथ की बात करनी है, लेंथ ऑफ द समिट कर्व की बात करनी है। नेक्स्ट लेंथ ऑफ द समिट कर्व, अगेन डेरिवेशन के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है कैसे फॉर्मूला लगाना है, कैसे अप्लाई करवाना है, क्या क्या सारी चीजें हैं वो मैं तुम्हें बताऊंगा यहाँ पे पूरा। ठीक है, डेरिवेशन उसमें देखो, डेरिवेशन हो रखी होगी वैसे ना। कहाँ पर है डेरिवेशन? डेरिवेशन दिखाई देगी आपको कहाँ पे? न्यूमेरिकल के बाद देखो, दिख रहा है न्यूमेरिकल के बाद डेरिवेशन है ना। बट ये डेरिवेशन के साथ नहीं जाना है हमें। देखो देखकर भी लग रहा होगा तुम्हें काफी टाइम कंज्यूम करेगी फालतू में, और ये आधी डेरिवेशन है जस्ट। डेरिवेशन से नहीं जाएंगे, सिंपल क्या देखना है आपने कि फॉर्मूला क्या रहेगा, कैसे उसको अप्लाई करवाना है, वो कैसे समझोगे आप, अप्लाई कैसे करवाना है उसको, न्यूमेरिकल करेंगे उसके ऊपर 2-3। ठीक है, डेरिवेशन तो नहीं पूछ रहा ना अभी आपसे कोई भी, लेकिन अप्लाई करना आना चाहिए, फॉर्मूला अप्लाई कैसे करेंगे और उसको क्या क्या केस बन सकते हैं, उसके बाद उसको न्यूमेरिकल कर लेंगे कुछ 2-3 ना, तो वो कंडीशन क्लियर हो जाएगी आपके पास। तो नेक्स्ट पॉइंट आपके पास में क्या आता है? लेंथ ऑफ द समिट कर्व। नेक्स्ट पॉइंट इज लेंथ ऑफ द समिट कर्व है। अब समिट कर्व की लेंथ बतानी है। समिट कर्व की लेंथ बताने के लिए, डिसाइड करने के लिए कौन सा पॉइंट लेके चलेंगे दिमाग में? साइड डिस्टेंस पॉइंट रहेगा हमारे पास में। कौन सा? साइड डिस्टेंस कंसीडरेशन आपको लेके चलना है, साइड डिस्टेंस क्राइटेरिया। अब इसको देख लेते हैं। देखो क्या रहेगा आपके पास, समिट कर्व की लेंथ को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एलएस। एलएस लिख रहे हैं इसको, ठीक है, एलएस लेंथ ऑफ द समिट कर्व। तो लिख रहे हो कैसे? एलएस से पूरा नहीं लिखना पड़ेगा ना, जैसे हर बार। किसके बेस पे डिजाइन करते हैं? साइड डिस्टेंस के बेस पे डिजाइन किया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ द साइड डिस्टेंस। साइड डिस्टेंस के बेस पे डिजाइन करते हैं। अब 2 केस बनेंगे आपके पास में। एक केस तो होगा कौन सा, हमें नहीं पता साइड डिस्टेंस से ज्यादा है लेंथ ऑफ समिट कर्व या फिर साइड डिस्टेंस से कम है, नहीं पता है चीज। मे बी पॉसिबल साइड डिस्टेंस से ज्यादा निकल कर आए, या फिर मे बी पॉसिबल समिट कर्व की लेंथ साइड डिस्टेंस से कम हो। क्या अज्यूम करोगे ऐसे केस में? कहीं ना कहीं से तो स्टार्टिंग करनी पड़ेगी ना। सो अज्यूम करो क्या कि लेंथ ऑफ द समिट कर्व इज मोर देन साइड डिस्टेंस। अज्यूम कर लिया आपने चीज कि समिट कर्व की लेंथ किससे ज्यादा है? साइड डिस्टेंस से ज्यादा है। ये हमारा अजम्पशन है, जस्ट हमें नहीं पता है कि ज्यादा है या फिर कम है एक्चुअली, बट आपने अज्यूम कर लिया क्या कि समिट कर्व की लेंथ किससे ज्यादा है? साइड डिस्टेंस से ज्यादा है। सो केस 1 उठा रहे हैं, अज्यूम लेंथ ऑफ द समिट कर्व इज मोर देन साइड डिस्टेंस। समिट कर्व की लेंथ ज्यादा है किससे? साइड डिस्टेंस से। ठीक है, इन दैट केस जनरल फॉर्मूला विल बी व्हाट, n s स्क्वायर बाय 2 h, this will be the formula.
क्या था आपके पास, लेंथ ना, ठीक है लेंथ। तो ये जनरल फॉर्मूला रहेगा आपके पास में ना, होता लेंथ ऑफ द समिट कर्व, बट ये फॉर्मूला कब रहेगा आपके पास, व्हेन LS इज मोर देन ST, LS इज मोर देन ST, ये जनरल इक्वेशन है। अब यहाँ पे n क्या होगा, डेविएशन एंगल, डेविएशन एंगल, S क्या होगा, साइड डिस्टेंस, स्मॉल h हाइट ऑफ ड्राइवर साइज, एंड ये क्या होगा, सॉरी कैपिटल H होगा हाइट ऑफ ड्राइवर साइज, एंड स्मॉल h ऑब्जेक्ट की हाइट रहेगी, ऑब्जेक्ट की हाइट है ना, ऑब्जेक्ट की हाइट होगी। ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है आपके पास में ना, ये ध्यान रखना है। अब इसमें क्या कंडीशन है कि साइड डिस्टेंस तो कुछ भी हो सकता है, मे बी पॉसिबल स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस हो या फिर ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस भी तो हो सकता है। सो लेट अस सपोज, अब देखो साइड डिस्टेंस आपके पास दोनों चीजें हैं, या तो क्या रहेगा OSD या फिर SSD, जो भी कंसीडर कर रहे हैं डिजाइनिंग में, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस या फिर ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। अब इनके हिसाब से मॉडिफाई करते हैं फॉर्मूले को, इन दोनों के हिसाब से। लेट अस सपोज करो हम क्या अज्यूम कर रहे हैं, SSD मान लिया आपने साइड डिस्टेंस को, आया समझ, ये तो जनरल इक्वेशन थी, साइड डिस्टेंस से ज्यादा होना चाहिए। अब साइड डिस्टेंस क्या, तो फिर SSD होगा या फिर क्या होगा, OSD होगा ना। तो अब SSD के हिसाब से लिखो इसी सेम इक्वेशन को, n s स्क्वायर बाय, ये बताओ कैपिटल H कितना होता है SSD के लिए 1.2 और स्मॉल h 0.15 होगा ना, तो 1.2 प्लस रूट 0.15 स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, NS स्क्वायर बाय 4.4, ये फॉर्मूला आ जाएगा। ये किसके लिए फॉर्मूला है, व्हेन LS इज मोर देन SSD, इसके लिए फॉर्मूला है, LS इज मोर देन SSD, ठीक है, LS इज मोर देन SSD, इसके केस में फॉर्मूला है, आया समझ पॉइंट। लेकिन ये जनरल इक्वेशन नहीं है, ये तो कब आई है, जब आपने h को 1.2 रखा एंड इसको 0.15 रखा। अगर बाई चांस क्वेश्चन में h की वैल्यू चेंज कर दे तो आपको इस इक्वेशन के साथ जाना पड़ जाएगा ना, आया समझ में पॉइंट। और ऐसे भी करते हैं कि चेंज कर देते हैं, कहीं पे बोल देगा दोनों, एक को कंसीडर करो 1 मीटर, दूसरे को 0.5 कंसीडर कर दो, तो उसके केस में तो इसके साथ ही जाना पड़ जाएगा ना आपको। ये तो तब आया जब आपको h स्मॉल h आपने ये पुट कर रखे, क्लियर है चीज। हाँ चलिए नेक्स्ट केस क्या है अब आपके पास में, OSD के लिए NS इज मोर देन OSD, इसके केस में क्या आएगा फॉर्मूला, NS स्क्वायर बाय 2 रूट 1.2 प्लस कितना हो जाएगा, ये भी 1.2 ना, स्क्वायर ये कितना बनेगा n s स्क्वायर बाय 9.6। अगेन ये भी जनरल फॉर्मूला नहीं है, ये भी कब आ रहा है ऐसे, जब h की वैल्यू ये रखी गई है, अदरवाइज चेंज करेगा तो उसके साथ जाना पड़ जाएगा इक्वेशन के साथ। तो ये फॉर्मूले आ गए आपके पास, क्लियर है। नेक्स्ट कंडीशन आपके पास में क्या बनती है, अगर हमने अजम्पशन लिया था क्या, मोर देन साइड डिस्टेंस ना, अगर अजम्पशन सेटिस्फाई हुआ आपका, सपोज आपने SSD कैलकुलेट किया पहले तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस या फिर ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, जो भी क्वेश्चन में है, अगर आपका अजम्पशन सेटिस्फाई हो गया, मतलब लेंथ ज्यादा निकल कर आई किससे, साइड डिस्टेंस से, इन दैट केस क्या करोगे, जो लेंथ आई है उसी को अडॉप्ट कर लोगे। अगर बाई चांस कैलकुलेट करने पे कम निकल कर आ गई तो फिर किसके पास जाओगे आप, दूसरे वाले केस पे जाओगे, यानी कि लेंथ इज लेस देन व्हाट, साइड डिस्टेंस, लेंथ इज लेस देन साइड डिस्टेंस। ऐसे लिख देता हूं, इफ आवर assumption not satisfied, अगर हमारा assumption satisfy नहीं होता है, सो कहां पे जाएंगे हम, केस 2 पे जाएंगे, दैट विल बी LS लेस देन साइड डिस्टेंस, LS लेस देन साइड डिस्टेंस ना। इसके केस में क्या फॉर्मूला रहेगा, 2s माइनस 2, ऐसे लिखो 2s माइनस 2 रूट h प्लस स्मॉल h का स्क्वायर बाय, दिस विल बी द फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है आपके पास। बताओ अब यहाँ पे क्या करो, फिर से वही कंडीशंस, LS लेस देन SSD तो कितना हो जाएगा 2s माइनस 4.4 बाय n, ये आ गई कंडीशन, ठीक है। और दूसरा केस क्या बनेगा आपके पास में, LS लेस देन OSD वाला, OSD वाले में क्या हो जाएगा, बस यहाँ पे 2s माइनस 9.6 बाय
एंड ये फॉर्मूला हो गया ना आपके पास, ये कंडीशंस हैं जस्ट, बताओ। ये फॉर्म में रहेंगे आपके पास में। अगेन ये वाली इक्वेशन क्या है, ये जनरल है। हाँ, साइड डिस्टेंस, जो भी साइड डिस्टेंस क्वेश्चन में है, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस है या फिर ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस है, एस क्या होगा आपके पास में, साइड डिस्टेंस है। ये जनरल इक्वेशन है ना लेस वाले के लिए, और ये दोनों ड्राइव करके आई हैं एच को वो पुट करने पे। जनरल तो ये वाली है, अगर एच को चेंज करेगा तो आपको इसके साथ जाना पड़ जाएगा। बताओ आगे सारे के पॉइंट्स समझ में। अब इसको देख लीजिए एक बार, यहाँ पे क्या क्या लिख रखा है, क्या क्या लिखा है आपके पास में। तो जनरल इक्वेशन क्या रहेगी आपके पास, सबसे पहले आपने क्या किया, व्हेन लेंथ ऑफ द समिट कर्व इज मोर देन साइड डिस्टेंस। सो क्या रही है जनरल इक्वेशन, एन एस स्क्वायर बाय 2, यही आ रहा है ना। हाइट ऑफ ड्राइवर साइज इतना होता है, हाइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन इतना होता है, एन क्या है डेविएशन एंगल है, एस क्या है साइड डिस्टेंस है। ठीक है, पहला केस क्या बनाया है इसमें आपने, मोर देन स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। उसके लिए कितना, अभी एक बार पढ़ के देख लो खुद से ना, खुद से आएगा आपको समझ में। ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं इसके फाइल के अंदर, इसको देखो पढ़ के खुद से। अगर कुछ नहीं आ रहा समझ में तो पूछ लेना मेरे से। बताओ कुछ है डाउट इसमें किसी तरह का, कि आगे सारे फॉर्मूले समझ में कैसे अप्लाई करवाने, क्लियर है क्या। कोई प्रॉब्लम है इसमें, हो गया क्लियर ना। चलिए ठीक है, ओके। अब आता है आपके पास में क्या, न्यूमेरिकल्स आते हैं। न्यूमेरिकल है, दो क्वेश्चन सॉल्व हो रखे हैं ना यहाँ पे। अच्छा एक्चुअली एक ये है कि ड्यू टू सम टेक्निकल इशू ये क्लास को थोड़ा सा जल्दी ओवर करना पड़ेगा। ठीक है, और अभी ओवर करना पड़ेगा 2 मिनट में। हाँ, मतलब 2 मिनट बाद। हम्म, क्या। हाँ, सोच तो मैं भी यही रहा था कि कंप्लीट हो जाता, तो वो वही तो बता रहे थे बाहर बुलाकर। तो मेरे हाथ में कुछ नहीं है ना भाई, मुझे तो जो इंस्ट्रक्शन मिलेंगे मैं तो वो बोल दूंगा तुम्हें अगर। तो अभी मेरे को ये है कि क्लास ओवर करनी है, बोला है तो मैं बोल दे रहा हूँ तुम्हें बस। मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकता मैं ना। हम्म, आज सुबह थी तुम्हारे पास, ठीक, चलो ठीक है। ये तो वैसे खत्म हो गया ऑलमोस्ट ना, थोड़ा सा बचा होगा इसमें, थोड़ा सा बचा है जस्ट। मंडे ही रहेगा अब तो, ऑलमोस्ट ये खत्म हो गया। हाँ, कल छुट्टी, हाँ कल छुट्टी रहेगी। कल छुट्टी रहेगी। इसकी डेट नहीं आएगी अभी, आ गई जनवरी। मैंने, हाँ भरा है मैंने भी। क्या। हम्म, मैंने बताया था कल। अच्छा, तो मुझे भी किसी ने बताया था शायद ना, बच्चे ने बताया था किसी, तुमने बताया था। तो ये सारा, तो आई थिंक ये ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो रहा है ना चैप्टर, थोड़ा सा डिस्कशन बचा है इसका आधे घंटे का, बाकी इसके बाद में करेंगे शुरू। फर्स्ट कर लेंगे या फिर ट्रैफिक कर लेना शुरू, ट्रैफिक इंजीनियरिंग, वो थोड़ा सा टाइम लेगा ना, ट्रैफिक टाइम लेगा आपके पास। इसका मैं एक काम कर लूंगा ना, इस पूरे टॉपिक के बाद तुम्हें दूसरी फाइल सेंड कर दूंगा, है ना, उसमें प्रॉपर लिखा होगा और ज्यादा साफ साफ लिखा होगा। हाँ, इसमें मिस्टेक्स हैं, तो ये बहुत पुरानी फाइल है की स्टूडेंट की मंगाई हुई है, तो मेरे खुद के नोट्स तो आएंगे नहीं तुम्हें समझ में, थोड़ा सा उसमें जम्बल्ड हो रखी है चीजें बहुत ज्यादा ना।
अब आ जाएंगे। तो एक वो गेट में भी चल रहे हैं ना हाईवे, गेट वाले बैच में, तो वहाँ पर ये टॉपिक कंप्लीट हो रहा है आज, ज्योमेट्री डिजाइन। तो वहाँ से किसी बच्चे से मंगा के सेंड कर दूंगा तुमको ग्रुप पे शाम को, उसमें ज़्यादा क्लियर रहेगा। उसमें तुम्हें दिख जाएगा कि पूरा प्रॉपर सीक्वेंस में मिल जाएगा, पूरा का पूरा टॉपिक सीक्वेंस में मिलेगा पूरा। और इनफेक्ट फर्स्ट चैप्टर के भी सेंड कर दूंगा नोट्स। हाँ, तो 2 चैप्टर आ जाएंगे आपके पास ना, वो आईआरसी वाला जो है, शुरू की जो थ्योरी होती है ना, सर्वेज वगैरह अलग अलग तरह का, वो सारा वो पूरा चैप्टर आ जाएगा तुम्हारे पास में, एंड ये टॉपिक हो जाएगा। फर्स्ट चैप्टर तो तुम खुद से पढ़ोगे तो आ जाएगा तुम्हें खुद से समझ में भी। हाँ, पढ़ा हुआ है तो मैं वही बोल रहा हूँ ना, उसको तुम अगर घर से भी रीड करोगे एक बारी, थ्योरी है तो आ जाएगा खुद से समझ में, कोई इसमें ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है कुछ भी। ठीक है, तो आगे अपना फिर मंडे करते हैं कंटिन्यू ना। थैंक यू।